हद से ज्यादा उत्साहित थी मैं। हाँ, दीदी और माँ से भी ज्यादा। माँ कितने मन से तैयारियां कर रही थी, पर सच कहूँ तो माँ हर बात में मुझसे ही सलाह लेती। माँ जानती थी मैं दीदी को माँ मानती थी। माँ मेरे लिए माँ तो थी, पर दीदी तो मेरे लिए दीदी माँ थी। यूं तो वो मेरी बड़ी बहन थी। अब उन्हें बहन कहूँ कि दोस्त कहूँ, पर सच में वो माँ समान थी मेरे लिए। असीम प्यार करती थी वो हम भाई बहनों को। 4 भाई बहन थे हम, 3 बहनें 1 भाई। बहुत ही रसूखदार खानदान की संतानें। दीदी सबसे बड़ी, फिर भैया और फिर मैं, और हम सबकी प्यारी छोटी कामना। कम्मू कहते थे हम कामना को। कुल मिलाकर बहुत ही खुशहाल जीवन था हमारा। सिर्फ मैं ही क्या, हमारे परिवार का हर सदस्य उत्साहित था उस नन्हे नवजात सदस्य के हमारे परिवार में आने जुड़ने के लिए। जितना हमारा परिवार उत्साहित था, उतना ही नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा दीदी की ससुराल, जीजू और खुद दीदी भी। अभी 9 महीने ही तो हुए थे दीदी की शादी को, और दीदी ने खुशखबरी दी थी। दोनों घरों के नन्हे लाडे सर के आने की। क्या जोड़ी थी दीदी और जीजू की। जो भी देखे निहाले वार जाता था जोड़े पे। दीदी केवल नाम की ही साधना न थी, सच में ही साधना ही थी। हर बात में अव्वल। जो भी काम करती वो काम ही नायाब बन पड़ता। चाहे दीदी का शारीरिक सौष्ठव हो या उनकी कार्यकुशलता, हर कोई दीदी के गुणगान गाता फिरता था। दीदी बीए पास कर अपने जीवन के 21 वर्ष पूरे कर चुकी थीं। ये दीदी की और हमारे परिवार की खुशनसीबी ही थी। दीदी को जीजू के परिवार ने एक शादी समारोह में देखा और मम्मी पापा से दीदी का हाथ मांग लिया जीजू के लिए। वैसे हमारी दीदी थी ही कुछ ऐसी, जो देख ले रीझ उठे। पतली लंबी सुंदर सुघड़, देह अष्टी, रंगत न गौर न श्याम, गेहुए रंग की थी दीदी। ये कमर से भी ज्यादा बड़े बलखाते बाल। जब बाल सवार के चुटिया बांध कर चलती थीं, तो ऐसे लगता जैसे काला नांग लहरा कर चल रहा हो। बस एक नजर जिसे देख लें, फिदा हो जाए वो। कॉलेज व गली मोहल्ले के मुंडे बस आस पास मंडराने का मौका ढूंढते फिरते थे। जब दीदी मिडी पहनकर, बालों में केला क्लिप, अरे हाँ बाबा, बही बनाना क्लिप बांध कर निकलती थीं, घर से आशिकों की तो लाइन ही लग जाती थी। गली से चौराहे तक दीदी जितनी सुंदर थीं, उतनी ही संजीदा व्यक्तित्व, मान शान सम्मान और रीति रिवाजों को खूब तवज्जो देती थीं। पर मानसिक सोच की बहुत खुली, रूढ़िवादिता और पुरानी सड़ी परंपराओं की बिल्कुल विरोधी। जीजू भी एक रईस रसूखदार खानदान के इकलौते वारिस थे। 2 बहनें थीं जीजू की, दोनों शादीशुदा। जीजू के पापा का अपना खुद का व्यवसाय था, जिसे जीजू अपनी मेहनत मिलाकर और ज्यादा बुलंदियों पर पहुंचाने में अपना पूर्ण योगदान देने में तल्लीन थे। इतना अच्छा और ऊंचा रिश्ता खुद चलकर आया था, तो मम्मी पापा राजी थे इस रिश्ते के लिए। दीदी से पूछा गया तो दीदी ने भी सहज स्वीकृति दे दी। वैसे तो दीदी और आगे पढ़ना चाहती थी, पर वो मम्मी पापा से कुछ कह ना सकी इस बारे में। एक तो हम ऐसे परिवार की संतानें थीं जहां परिवार की प्राथमिकता स्व से पहले ही मान पाती थी, और फिर दीदी का मानना था कि थोड़ा बहुत और पढ़ लूंगी, उसके बाद भी तो गृहस्थन ही तो बनना है। तो आज ही जो इतना अच्छा रिश्ता दर पे आ ही गया है, तो इनकार क्यों करना। जब सब राजी खुशी हो रहा हो, हमें भी इसी में भलाई ढूंढनी चाहिए। अब जब दीदी तैयार थीं, तो फिर देर किस बात की। अगले हफ्ते ही सगाई कार्यक्रम की बात तय हुई, पर जीजू ने ही कहा कि पहले वो आएंगे हमारे यहाँ, ताकि एक बार दीदी पहले उनसे मिल लें और उन्हें जो भी बातें जीजू से करनी हो आराम से पूछकर अपनी तसल्ली कर लें। जब दीदी को ये बात पता चली, तो वो तो खुशी से ही उछल पड़ी। बिन कहे ही उनके अंतर मन की इच्छा जो पूरी हो रही थी। जीजू सगाई वाले दिन से एक दिन पहले ही अपनी कार से हमारे यहाँ पधारे। घर पर उनकी खूब आवभगत हुई। फिर दीदी और जीजू दोनों को एक दूसरे से मिलने जानने समझने देखने परखने के लिए पूरा दिन दोनों को एक साथ घूमने फिरने के लिए भेज दिया गया। अब उन मुलाकातों में उन दोनों ने एक दूजे को कितना जाना समझा, ये बात तो मेरे कभी समझ नहीं आई कि कुछ एक घंटों में वे क्या समझ पाए होंगे एक दूजे को। उन दोनों का रिश्ता तो यूं भी पहले से ही तय था, दोनों की मंजूरी से। मेरे हिसाब से तो ये मुलाकात केवल एक खाना पूर्ति थी, सिर्फ दिखावे के लिए। दीदी जितनी सुलभ प्रकृति की धनी थीं, उसके विपरीत
मैं बिल्कुल उद्दंड स्वभाव, अपने मन की चंचलता। मेरा तो हमेशा से ही ये मत था कि कैसे जीवन भर का साथ एक ही मुलाकात में तय करने का निर्णय लिया जा सकता है। पर हमारी सोच और समझ से किसी का वास्ता ही क्या, कौन हमारी बात सुने या माने। फिर दीदी जितनी समझदार थी, मैं कहाँ। मैं खुली हवा थी जो अपने आंचल में पूरे आसमान को समेटने की हसरत रखती थी, ये जानते हुए भी कि हमारा परिवार इस तरह की स्वतंत्र विचारधारा के समर्थन का कभी सहयोग करे। खैर वो दिन दोनों ने साथ बिताया और दोनों ही अगले दिन अपने इस जन्म भर के रिश्ते के लिए पहली प्रामाणिक मोहर सगाई रोके के लिए तैयार थे। अगले दिन सबकी उपस्थिति में ये शुभ कार्य बहुत ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। अपनी अपनी हैसियत से दोनों पक्षों ने बंधन समारोह की अगुवाई की। मैं भी चुपचाप शामिल हो रही थी हर कार्यक्रम में। वैसे जीजू जिस तरह के व्यक्तित्व के थे, कोई भी लड़की अपने सपनों में ऐसे ही राजकुमार की कामना रखे तो उचित ही है। मैं अल्लड़ मिजाज पूरा समय सगाई में दीदी के साथ ही रही। अब उन लोगों की दीदी के ससुराल वालों की ये चाहत थी कि शादी भी जल्दी से जल्दी ही कराई जाए, ज्यादा समय अंतराल न डाला जाए। सभी की सहमति से 2 महीने बाद ही शादी का मुहूर्त भी तय कर लिया गया। घर के सभी बड़ों ने आपस में बैठकर लेन देन संबंधी सभी आवश्यक बातें भी आपस में तय कर लीं। वैसे तो दीदी का ससुराल पक्ष स्वयं में ही अत्यंत संपन्न घराने से ताल्लुक रखता था, फिर भी इकलौते पुत्र के विवाह में भले मांग न की जाए तो भी जो सहर्ष तोहफे लेन देन में दिए लिए जाएं, वो दोनों परिवारों के मान शान सम्मान को प्रकट करने का प्रतीक तो बन ही जाते हैं। और फिर हमारा परिवार भी तो इस मामले में स्वयं को धनी साबित करने में तो अव्वल दर्जे का इत्मीनान साबित करने का इच्छुक था ही। आपसी सहमति से सब तय हो जाने पर उन लोगों ससुरालियों को मान शान से विदा किया गया। जल्द ही बैंड बाजे के साथ अपने घर की बहुरिया को विदा करा के ले जाने के पुनः आगमन की प्रतीक्षा के साथ विवाह में समय अवधि कम होने के कारण दोनों परिवार तैयारियों में जुट गए। 2 दिन की अत्यधिक भागम भाग वाली थकान से सभी लोग बहुत बुझे बुझे से दिख रहे थे। तो अब आज सबका प्लान था आराम करने का, पर अभी आराम का समय कहाँ था। हम घर की औरतें तो जुट गईं यही देखने कि दीदी को दिए गए तोहफों में क्या क्या आया है, और घर के जेंट्स सगाई समारोह में की गई व्यवस्था, तोहफों, अब आगे शादी में किए जाने वाले खर्चों व इंतजामात की सूचियां बनाने में पूरे घर में सबसे एनर्जेटिक जो दिख रहा था, बेशक वो दीदी ही थी, पर वास्तव में दीदी से ज्यादा एनर्जेटिक जो था वो मैं ही थी। पल पल दीदी के आगे पीछे मंडरा रही थी कि अब ये क्या करेंगी। उनके हर भाव पर मेरी पैनी नजर थी। शगुन में दिए गए तोहफों में दीदी को जो साड़ी दी गई थी सुंदर रंग की थी, पर ओल्ड फैशन थी। दीदी भी ये बात समझ रही थी, पर वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी, बस सब बढ़िया बढ़िया करके खुश हो रही थी। मैंने अपने मुंहफट मुंह से उगल ही दिया कि अब क्या, हाँ में हाथों निकालनी ही पड़ेगी ना। दीदी ने अपनी तिरछी नजर से मुझे ऐसे घूरा मानो मैं उन्हें उलाहना दे रही जैसे। मैं भी चुप रहने वाली कहाँ थी, जोर से बोल ही पड़ी, देखो ना माँ, ये तो अभी से ही हमसे पराई हुई जा रही हैं। गुस्सा तो देखो इनका, आंखों से ही तमाचा दे रही हैं जैसे अब हम तो पराए हो चले। बस प्रिय तो, दीदी जोर से बोल पड़ी। हाँ हाँ, तेरे जीजू ही प्रिय लागे मारे, तू कौन लागे मारी। और उनकी आंखें डबडबा गईं। माँ इशारे से चुप हो जाओ दोनों, जो उनके यहाँ से आया वो ही भला है, जो हमारे यहाँ से गया वो भी भला। बाकी जो कुछ पसंद नापसंद वाली बात होगी आगे से मिल मिला के बातचीत से तय हो ही जाएगा। और सम्मान करने से ही सम्मान मिलता है, ये बाहरी लेन देन तो बस दिखावे हैं। मन मिलने चाहिए, बाकी पसंदगी नापसंदगी सब वक्त के साथ परिवर्तित हो ही जाती है। माँ दीदी की तरफ देखकर इन छोटी छोटी बातों में ना बहना, आज अभी से अभ्यास में जुट जा, जीवन भर काम आएंगी ये बातें। माँ फिर मेरी तरफ, और तू, इतना कुछ है एक से बढ़कर एक, पर तेरी नजर हमेशा कमतर पर ही क्यों टिकती है। बहुत कुछ बेहतर होगा तो कुछ कमतर भी तो हो सकता है ना। दृष्टि ऊंची करना सीख, नाक ऊंची जरूर हो पर नकचड़ी ना हो। माँ का ये भाषण सुनकर मैं, दीदी, कम्मू तीनों ही मुस्कुरा पड़ी। माँ कितना बढ़िया भाषण देते हो आप, अब की इलेक्शन में खड़ी हो जाना,
जीत निश्चित ही होगी। मम्मी, मेरी बच्चियां, भाषण नहीं है ये, नसीहत है जो हर लड़की को अपने जीवन में अवश्य उतारनी चाहिए। बहुत काम की है ये छोटी छोटी नसीहतें। फिर हम सभी हंस पड़े। हमारे साथ हमारी मौसी व उनके बच्चे भी थे। अब दीदी जब तक फोन पर लगी रहती, मतलब दिन में 2-3 बार कर ही लेती थी जीजू से। एक तो जीजू ठहरे व्यापारी, कॉल तो लगा लेते, 2 मिनट बात करते, फिर बोलते रुको अभी करता हूँ। ऐसे ही चलता रहता बस उनका। इधर शादी की तैयारियां भी जोर शोर से चल ही रही थीं और मैं अपनी पढ़ाई में व्यस्त। दीदी की शादी के तुरंत बाद ही मेरी वार्षिक परीक्षाएं जो होनी थीं, 11वीं कक्षा की, मैं रात में पढ़ती और दीदी मुझे देखकर तुनकती। फिर बाहर आहते में बनी रेलिंग पर बैठकर बतियाती। मैं जोर जोर से पढ़ने लगती और मन ही मन मुस्कुराती। दीदी को सताने में जाने कौन सा सुकून, आनंद मिलता था। 2 माह का समय तो पंख लगाकर उड़ने लगा। इतने कम समय में सारी व्यवस्था करनी थी। दीदी के दहेज की तैयारी घमासान गति में थी और मैं दोनों में, तैयारी प्लस पढ़ाई, अपना यथासंभव योगदान दर्ज करती रही। दीदी और मम्मी रोज गृह कार्य निपटाकर जल्दी जल्दी दोपहर से पहले ही निकल जाती खरीदारी करने। नाना करके भी लड़की को दहेज में सब कुछ तो दिया ही जाता है। वैसे तो हमारे घर में काम के लिए बाइयां सेवाधारी उपलब्ध थे, पर घर में रसोड़े का कामकाज, खासकर खाना तो माँ ने खुद ही बनाने का कार्यभार खुद पर ले रखा था। माँ खुद भी ये मानती थीं और दीदी व हमें भी यही शिक्षा दी गई थी कि सब्जियां छौंकना व रोटियां बनाने का कार्य गृहिणियों को स्वयं ही करना चाहिए। घर में बरकत व शांति का वास रहता है। जीवन की प्रत्यक्ष डोर पेट से ही जुड़ी है। यही खून का निर्माण व संचार रगों में प्रवाहित करती है। दीदी मम्मी के इस कथन को गांठ बांध चुकी थीं। माँ और दीदी सब्जियां बनाकर आटा लगा देती, खुद तो रोटियां सेक कर भोजन करके ही निकलती। पापा से व हम भाई बहनों से भी कहती, कुछ दिन के लिए आप व हम भी जल्दी खाने का काम निपटा दिया करें तो उनको भी तसल्ली रहेगी। पर पापा का काम या फिर शायद मिजाज ही कुछ ऐसा था कि उन्हें तो ये बात ना ही हजम होती और ना ही खाना। आदत ही थी उन्हें सुबह नाश्ता दोपहर में खाने की। जल्दी वाला खाना उन्हें समझ नहीं आता और साथ ही उन्हें अपने कामकाजी रूटीन में भी ये बात नागवार महसूस होती। तो अब बलि का बकरा मैं ही बनने वाली थी। वैसे तो मुझे गृह कार्यों से दूर ही रखा जाता था, किंतु परंतु वक्त पर उपलब्ध होने की शिक्षा भी दी गई थी। अब दिन में रोटियां बनाकर पापा व हम बचे हुए भाई बहनों को खिलाने का काम मुझ पर थोप व सौंप दिया गया था। एक बात बताऊं, मैं कितनी ही अल्लड़ मिजाज की थी, पर यह खूबी मेरी शख्सियत में 4 चांद लगाती थी कि मैं रोटियां बनाने के मामले में कुदरत की धनी थी। ये रोटियां नरम वह फूली फूली बनती थीं, चाहे सब्जियां बनाने में वो स्वाद हो या नहीं। पर सबसे बड़ी बात, मुझे सब्जियां बनाने आती भी कब थीं, जब मेरी दीदी जिंदाबाद थीं। इसके इतर दीदी कितनी ही कार्यकुशल थीं, पर मेरे जैसी रोटियां नहीं बना पाती थीं वो। ही कम फूलती थीं दीदी की रोटियां, पर पराठे लाजवाब बनाती थीं। कभी कभी दीदी खींचती थीं कि मैं छोटी, पर फिर भी रोटियां कमाल, और उनकी मेरे समक्ष, हाँ मेरे समक्ष, अन्यथा उनका हर काम एवन ही था। वो अपने को कमतर महसूस करने लगती। मम्मी दीदी को समझाती कि तू नाहक की परेशान होती है, तू किसी बात में कम है क्या किसी से। वैसे एक बात पक्की बता दूं, शादी के बाद तेरी रोटियां इससे यानी मुझसे, मतलब कौन हूँ मैं, तो चलिए बताती हूँ। मैं गीतू, हाँ यही नाम और पहचान है मेरी। अच्छी ही बनेंगी, मक्खन की तरह मुलायम। ये बात मम्मी इतने दावे के साथ इसलिए बोलती क्योंकि मम्मी के साथ भी ऐसा ही था। शादी के बाद ही उनकी रोटियां फूलती थीं। पहले तो नक्शे बनाती थीं। वैसे मम्मी की शादी तो 14 साल की थी तभी हो गई थी, पर ये अलग बात है। वो वक्त और दौर कुछ अलग व दकियानूसी शायद बेहद अविकसित था, पर आज विकास की ओर मुखरित समय है। पर हम अब भी अपने ही अलग दौर के इंसान हैं। हाँ, तो दीदी मम्मी की समस्या का हल मैं थी ही, तो मैंने इस कार्य को बड़ी ही मौजता से पूरा किया। पापा हम सबको रोटियां बनाकर खाना खिलाने का, दीदी और मम्मी निश्चिंत होकर तैयारियों को पूरा करने में लगी रहीं। पूरे घर को रोशनी से नहला दिया गया। हर तरफ बिजली की रंग बिरंगी झालरें घर को दुल्हन सी चमक दे रही थीं। आखिर पापा के घर की पहली रानी बिटिया के विवाह का शुभ अवसर था।
लगभग तैयारियां पूरी हो गई थीं, पर फिर भी अंत समय तक कार्य चलते ही रहते। लगन वाले घर में जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे थे, एक और घर में उत्सव सा माहौल बनता जा रहा था। वहीं दूसरी ओर दीदी के जाने, घर खाली होने, हमसे दूर जाने की बात सोच भर से रुआंस भर जाता था। घर के हर सदस्य के हृदय में और दीदी की आंखें तो छुप छुप कर बहती रहती थीं। इतने सारे मेहमानों के बीच शाम को गाने बजाने का वक्त हो जाता और हर कोई अपनी कलाकारी, नृत्य, संगीत की नमूनाए बरसात पेश करने लगता। घर की बड़ी औरतें, माँ, मौसी, ताई, अड़ोसन पड़ोसन, दादियाँ, सहेलियाँ मिलकर ढोलक पर थाप देकर मटकना शुरू कर देती। पर हम बच्चे लोगों को तो फिल्मी संगीत बजाकर ही आनंद मिलता। संगीत वाली शाम महफिल का मजा तो हर किसी ने लिया, पर जल्दी ही हुक्म बजा दिया गया कि जल्दी अब सोने की तैयारी करें। कल सुबह में ही बारातियों का स्वागत स्टेशन पर करते हुए उन्हें होटल भी पहुंचाना है और दोपहर में बारातियों में से कुछ खास खास लोग घर पर भी पधारने वाले थे और शाम को कॉकटेल पार्टी का भी इंतजाम था। अब ये मुई कॉकटेल पार्टी भी अजीब चीज है, जिसे जो पीना पाना हो उपलब्ध हो जाता है। बस ड्रिंक होनी चाहिए, चाहे हार्ड हो चाहे सॉफ्ट, अपनी मर्जी वाली। साथ लाजवाब स्नैक्स, डीजे, फ्लोर और मस्ती वाले बंदे। तभी तो समा बनता है। जी मरते क्या ना करते, चल पड़े सब आराम फरमाने। पर हमारे परिवार को कहाँ आराम था। कभी ये बंदोबस्त कभी वो बंदोबस्त में जुटे थे। लो भाई, सुबह हो गई। चचेरी दादी, जीजू, मैं व हमारे भैया, मामा, मामी पहुंच गए स्टेशन पर बारातियों को रिसीव करने। फूल मालाएं पहनाकर मस्त आवभगत की, दो चार ठुमके भी लगाए। साथ ले जाए गए नाश्ते से पेट पूजा भी करा दी। फिर टैक्सियों में बैठाकर होटल तक भी पहुंचाया। अब उन्हें रेस्ट व फ्रेश होने का समय दिया गया। अब हम सब लोग भी घर लौट आए। फिर पापा, मम्मी, बुआ जी, फूफा जी व उनके बच्चे गए लिवाने उन्हें घर के लिए। पर जीजू को आज घर आने की इजाजत ना थी। उन्हें तो शाम को सीधा कॉकटेल पर आना था। जो भी हो, पर दीदी जीजू फोन पर लगातार एक दूसरे के संपर्क में पल पल की खबर रख रहे थे एक दूजे की। खुले लॉन में पार्टी का आयोजन था। डीजे पर धूम लगी थी। हमारे यहाँ के सारे बच्चों ने धूम मचा ले, धूम गाने पर धमाकेदार परफॉर्मेंस दी। जीजू के यहाँ वाले सारे छोटे बड़े बच्चे भी बड़ी तैयारी से आए थे हमें टक्कर देते हुए। उन्होंने भी ले जाएंगे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे गाने पर रंग जमा दिया और भी कई रंगीन परफॉर्मेंस हुए। अपनी अपनी तैयारी के हिसाब से आज का कार्यक्रम सा आनंद संपूर्ण हुआ। कल सुबह तो रस्में होनी थीं। जीजू लोग होटल में अपने यहाँ वाली रस्में और हम अपने घर में अपने यहाँ वाली रस्में करने वाले थे। फिर दोपहर का लंच सबका साथ ही था, तो वहाँ भी मस्ती। शाम को सब विवाह की रस्मों के लिए साथ साथ विवाह में इकट्ठे होने थे। हर कोई अपनी तैयारी बसात श्रृंगार में बिजी था। शाम 7 बजे बैंड बाजा के साथ बाराती निकले और 8 बजे तक होटल में पहुंच गए। हम सब भी अपने अपने रीति रिवाज निभाकर होटल पहुंच गए। बारात की अगवानी में बस मैं और कम्मो दीदी के साथ थे। ब्यूटी पार्लर में दीदी तो कोई परी लग रही थी शादी के जोड़े में। अपनी पसंद का लाल जोड़ा पहना था उन्होंने। देखकर ही लग रहा था कि कोई रानी धरा पर उतर आई हो। उधर जीजू ने भी ये स्लेटी रंग का सूट बनवाया था और उस पर हल्के लाल रंग के पीले व फिरोजी फूलों वाली शर्ट टाई अप की थी। मिली भगत थी दोनों की। दीदी का श्रृंगार पूरा होने पर पार्लर वाली दीदी ने ही दीदी को बड़ा सा काला टीका लगाया था, नजर से बचाने के लिए। वैसे तो मम्मी ने भी खूब सारे इंतजाम के साथ ही भेजा था दीदी को बड़ी एहतियात से। दीदी को लेकर हम भी 8:30 बजे तक पहुंच ही गए होटल में। अब जीजू दीदी को ब्याहने आए थे तो कुछ देर तो इंतजार करना वाजिब भी था अपनी दुल्हनिया का। पर दीदी ने जीजू को ज्यादा इंतजार नहीं करवाया, केवल आधा घंटा ही मुश्किल। जैसे ही हमारी कार होटल परिसर के प्रवेश की, दूसरी तरफ से बाराती जिन्हें कुछ देर तक रुककर इंतजार करना पड़ा था, फिर वही जोश खरोश से नचते टपकते घोड़ी पर सवार दूल्हे को घेरे आधम के। दूल्हे राजा को राजाओं की भांति घोड़े से उतरने का आग्रह किया गया, जिस पर उनके भाई, बंधु, बहे, मित्र, सखाओं ने नेंग की मांग कर डाली।
फिर उन्हीं के पक्ष से वरिष्ठ बुजुर्ग ने सबके कान खींचते हुए लताड़ लगाई। फिर चुपचाप सबने मिलकर दूल्हे को फटाक से घोड़ी से नीचे खींच लिया। जीजू दीदी को देखने को उतावले हुए जा रहे थे, पर जब तक दुल्हन की माता श्री अपने दामाद श्री के पैर धोने टीका करने का रिवाज पूरा ना कर लें, दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के सामने होते हुए एक दूसरे की झलक कनखियों से भी नहीं ले सकते थे। एक बड़े पर्दे से दोनों को एक दूजे के दीदार से वंचित रखे जाने का जुल्म बहुत बड़ी रस्म का अभिन्न अंग था। खैर, जल्दी जल्दी सारी रस्में करके दोनों को स्टेज पर पहुंचा दिया गया। विवाह में आई सारी भीड़ जल्दी जल्दी जोड़े को आशीर्वाद देने स्टेज पर पधारने लगी। हंसी मजाक नाच गाने के दौर के साथ साथ होटल के दूसरी ओर खान पान की दावत भी खूब मजे से भीड़ को अपनी ओर खींच रही थी। होटल के लॉन परिसर में मंडप सजाया गया था, जहां मेरे दीदी जीजू को ससम्मान बिराजा गया और पंडित जी अपने मंत्रोच्चार का उच्चारण करते हुए वैवाहिक रस्मों का विधि विधान सभी देवगणों के आह्वान करते हुए श्री गणेश के पूजन से प्रारंभ किए। 7 जन्मों के बंधन को जोड़ते 7 फेरों, मांग भराई, मंगलसूत्र सभी रस्मों का निर्वाह किया गया। ये पंडित पांडे लोग भी न जाने कौन सी किस्म के धनी व्यक्तित्व के होते हैं कि क्या और किस शीघ्र ध्वनि का उच्चारण करते हैं। यूं आसानी से जान पाना इतना तो आसान नहीं। और मुझे तो यूं लगा जो 7 फेरे होते हैं वो 7 की जगह 5 में ही निपटा दिए गए, जिसमें पहले 3 में दीदी ने जीजू का अनुसरण किया और बाकी के बचे 2 में दीदी को जीजू से आगे पहुंचाने का सम्मान दे दिया गया। खैर, मुझे क्या, मेरा ब्याह थोड़े था, पर जाने क्यों मुझे अच्छा नहीं लगा कि ये कैसा सच्चा मुच्चा झूठ। हम सब छोटी बड़ी सभी बहनें मिलकर अपने कार्य को अंजाम देने में सफल हो चुकी थीं। आप समझे कि नहीं? हाँ जी हाँ, हमारी स्पेशल जूता चुराई, खूब लूटा अपने इकलौते प्यारे जीजू को, और तो और घर के घरातियों व जीजू पक्ष के सभी बारातियों ने भी हम कुड़ियों का साथ दिया। और आ ही गई विवाह की सबसे खास घड़ी, विदाई। दीदी तो आंसुओं का समंदर ही बहाए जा रही थीं और जीजू बेचारे पसोपेश में अपनी दुल्हनिया जो अब उनके साथ जा रही थी ये सोचकर निहाल हुए जाएं कि दीदी के अंसुअन उनके पीहर बिछोह की पीड़ा में बहे जाएं, तय नहीं कर पा रहे थे। एक पल में मुस्कुरा रहे थे, एक पल में रौंदू प्रतीत हो रहे थे। अब जाना तो तय था सबको। रोते रुलाते दीदी अपने सैया जी का हाथ थामे हम सबको भरी आंखें छोड़कर बढ़ लीं नवजीवन की तरफ। सारे घराती रो भी रहे थे और साथ ही साथ दुआएं भी देते जा रहे थे। उनके जाने के बाद हम सब घराती भी अपने घर को लौट लिए। हमारा घर तो सूना सूना हो चला और दीदी अपने घर मस्त हो चली। कुछ दिन खाली खाली, फिर हम सब अपने कामों में बिजी। जीजू और दीदी अपने हनीमून पर जाने की तैयारी में थे तो जीजू ने दीदी को रास्ते में सरप्राइज दिया। वे दीदी को एक दिन के लिए हमसे पूरे परिवार से मिलाने ले आए, बिना किसी को खबर किए। सचमुच सब कितना खुश हो गए थे हम सब। और दीदी जीजू फिर से अपने मौज अपने घूमने फिरने को निकल लिए। दिन तो रुकते नहीं। हम सब भाई बहनों की परीक्षाएं भी सुचारू रूप से संपन्न हो गईं। उधर दीदी भी अपने नए घर में रचती बसती जा रही थीं। वो माँ को फोन पर हालचाल देती रहती। सभी लोग प्यार करते थे दीदी को, बहुत खासकर उनकी ददिया सास खूब बलैया लेती थीं। वो दीदी की बहुत सारे दिन हो जाने पर माँ ने दीदी को घर बुलाया रहने के लिए, तो 1 हफ्ते में ही जीजू टपक पड़े कि दादी की तबीयत नासाज चल रही और वो दीदी को बहुत याद कर रही हैं। पर मैं तो क्या, सब जानते थे, सब बहाने थे जीजू के, खुद ही ना रह पाए दीदी के बिना। अभी तो दीदी आई ही थी, ना तो चैन से आराम कर पाई, न ही कुछ खास बातें ही हो पाई थी हम सब की। और दीदी तो चल दी जीजू के साथ वापस। तीज का त्योहार आने पर, दीदी की पहली तीज पड़ने पर मैं, भैया और कम्मो तीनों गए सगुन और नेग लेकर। दीदी के घर का माहौल देखकर तो लग रहा था जैसे दीदी कोई नई नवेली बहू ना होकर सदा से इसी घर की सदस्य ही हो। और ये एक शुभ सगुन तो था घर की बहू के लिए। दीदी की छुट्टी मांगी माँ ने फोन करके हमारे साथ भेजने के लिए, तो उनके पूरे परिवार ने मनाही ही कर दी। तो फिर हम एक ही दिन में वापस लौट आए। अब माँ मेरे और कम्मो के काफी नजदीक आ चली थी। दीदी के ना होने पर
वो हर छोटी बड़ी बात हम दोनों से साझा करती। इस बार दीदी की सासू माँ ने खुद माँ को फोन करके जानकारी दी कि वे लोग दीदी को भेज रहे हैं मायके आराम फरमाने के लिए। दीदी ने तो माँ को पहले से ही जानकारी दे रखी थी। फिर हम सबको भी पता चला उस नन्हे सदस्य के हमारे जीवन में जुड़ने की बात सुन हम सब तो ऐसे आनंदित हुए जा रहे थे जैसे बावले हुए जा रहे हों। दीदी को हम सब ऐसा स्पेशल फील कराते कि दीदी कहती बहुत समय है और मैं बिल्कुल फिट हूँ अभी। 1.5 महीना दीदी हमारे साथ रहीं। जीजू का आना जाना लगा रहता था। अब की दीदी को लेने उनके सास ससुर व नंदे भी आई थी हमारे यहाँ और खुशी खुशी दीदी को वे वापस घर ले गए। दीदी तो उनके घर चली गईं, पर हम सब बहुत उत्साहित रहते, आनंदित होकर प्यारे बच्चे के आने की तैयारियों में जुटे रहते। हमारा कहना था कि हमारे यहाँ छोटे से बाल ग्वाल ही आएंगे, पर दीदी जीजू की इच्छा थी प्यारी सी छोटी सी गुड़िया उनके आंगन की परी बने। बाकी के परिवार का कहना था आंगन का पहला फूल ईश्वर की मर्जी, चाहे तो बालक दे चाहे हो बालिका। दोनों ही परिवार अब दीदी को जब तक एहतियात बरतते हुए खुश मस्त और व्यस्त रहने की सलाह देते रहते। साथ ही साथ अपना ध्यान रखना सबसे अनिवार्य कार्य ही दीदी के लिए और दीदी रखती भी थीं। सबका खूब सहयोग मिलता रहा दीदी को। कुछ दिनों से दीदी का बीपी लेवल काफी लो होता जा रहा था। डॉक्टर कहती अधिकतर बीपी हाई की समस्या रहती है इस अवस्था में, पर दीदी का लो पोजीशन होने की अवस्था में बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। हम सब रात का खाना खाकर बैठे ही थे कि फोन की घंटी बज उठी। पापा ने फोन रिसीव किया। उधर से जीजू, हेलो पापा, जल्दी मम्मी को दीजिए फोन। साधु की तबीयत बहुत खराब है, उसे हॉस्पिटल एडमिट किया गया है। वो बार बार आपको मम्मी और गीतू यानी मुझे ही याद किए जा रही है। आप जितनी जल्दी हो सके आ जाइए। हड़बड़ाए पापा एकदम से सोफे पर लगभग गिर से पड़े। फिर आनन फानन में पापा और मैं दोनों अभी रात को ही ट्रेन से निकल पड़े। कल सुबह माँ, भाई और कम्मो का भी कार से चलना तय हुआ। पापा और मैं सुबह तड़के ही पहुँच गए और सीधा हॉस्पिटल ही पहुँचे। जीजू और उनकी मम्मी वहीं थे। हमें देखते ही आंटी जी रोने लगीं और कहने लगीं, हम तो खूब ध्यान रखते थे साधना बिटिया का, पर न जाने क्या हो गया। अचानक से वैसे खाने पीने के मामले में थोड़ी सुस्त भी है। सबको भर के खिलाना पसंद है, पर खुद खाने के नाम पर बिल्कुल सुस्त। मैं खुद जब तक फल काट काट कर समय पर खिलाती रहती हूँ। और ब्रिज जीजू तो इनका ख्याल रखता है। क्या जाने क्या हो गया इसे। हम उनसे मिलकर अंदर रूम में साधना दीदी को देखने बढ़ लिए। बेड पर दीदी सो रही थी और उनके हाथ में ड्रिप और ब्लड की बोतल लगी हुई थी। थोड़ी देर में दीदी की आंख खुली तो हमें देखकर रोने लगी। पापा का हाथ पकड़कर बोले जा रही थी, पापा मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरा मेरा बच्चा, मेरा परिवार। पापा ने दीदी के मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, प्रभु सब ठीक करेंगे और घबराने की कोई बात नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। इस नन्हे मुन्ने का खूब ध्यान भी रखना होगा। पापा की सांत्वना से दीदी थोड़ी सी अस्वस्थ हुई। दोपहर तक हमारी मम्मी भी आ गईं। मम्मी और मैं हॉस्पिटल में ही रुके दीदी के पास। बाकी सबको आंटी जी के साथ घर भेज दिया गया। जीजू भी थोड़ी देर घर गए और फ्रेश होकर हमारे लिए कुछ नाश्ता पानी ले आए। हम सबको अपने पास देखकर दीदी थोड़ा अच्छा महसूस तो कर रही थी, पर दीदी की प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन तो था ही। उनका बेबी सीधी पोजीशन में टेढ़ी स्थिति में था। दीदी की तबीयत थोड़ी स्टेबल होने पर डॉक्टर ने कुछ दवाइयां देकर उन्हें घर पर आराम की सख्त हिदायत देते हुए छुट्टी दे दी थी। दीदी बार बार मम्मी से एक बात कहे जा रही थी, माँ मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। माँ ने दीदी को बहुत समझाया कि पॉजिटिव सोचने से ही पॉजिटिव होगा और तुम दोनों को कुछ नहीं होगा, सब सही होगा। माँ ने दीदी को हमारे साथ अपने घर ले जाने की बात दीदी की ससुराल वालों को रखी तो उन्होंने मना तो ना किया, पर उन्हें लग रहा था क्या वो दीदी की देखभाल नहीं कर रहे अच्छे से। पर दीदी ने चलने से मना किया। उन्होंने कहा अब वे अपना खूब ध्यान रखेंगी और खाती पीती रहेंगी। मम्मी पापा मुझे कुछ दिन दीदी के पास वहीं उनके साथ रहने के लिए छोड़कर वापस लौट लिए। अब दीदी की तबीयत में काफी सुधार आ रहा था। कुछ दिन बाद मैं भी वापस आ गई अपने घर। सब अच्छा चल रहा था। दीदी अब स्वस्थ भी हो गई थी।
यह दीदी का 8वां माह चल रहा था। एक दिन रात को अचानक दीदी के पेट में तीव्र दर्द उठा और तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने तुरंत ही डिलीवरी कराने की बात कही। हमें इत्तला की गई। हम फौरन घर से निकल पड़े। सुबह तक सिजेरियन प्रीमेच्योर डिलीवरी से छोटा प्यारा सा पर बहुत ही कमजोर बाबू आया, परंतु दीदी की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। डॉक्टर ने गुड्डे को तो बचा लिया, पर दीदी गुड्डे को जीजू के हाथ छोड़कर, हम सबको हमेशा के लिए अकेला छोड़कर, इस संसार से हम सबको बिलखता छोड़कर चली गईं। ऐसी यात्रा पर जहां से लौटना संभव नहीं। हम सब तो समझ ही न पाए कि आखिर ये क्या हो गया। पूरे हॉस्पिटल में रुदन ही रुदन सुनाई दे रहा था। जीजू किसी के संभाले नहीं संभल रहे थे। एक और नन्हा सा नवजात रोए चले जा रहा, दूसरी ओर दोनों घरों के सभी सदस्य अपने आपे से बाहर होते जा रहे थे। माँ और आंटी की हालत तो बेहोशी की हो चली थी। जीजू की दोनों बहनें सबको चुप भी करा रही थीं और खुद भी बिफर रही थीं। एक तो नन्हा मुन्ना बहुत कमजोर, ऊपर से पीलिया होने के कारण मशीनों पर ही था और इस बात से अनजान था कि उसकी जन्मदात्री माँ उसे जन्म देकर ही उसे अकेला छोड़कर चली गई सदा सदा के लिए। वो बालक तो बस रोए जा रहा था, अपनी भूख में उलझकर, जिसे अपनी माँ का पहला और आखिरी दूध अब कभी नसीब नहीं होने वाला था। हॉस्पिटल की नर्स बच्चे को पाउडर का दूध पिला पिला कर उसकी भूख शांत करने के प्रयास में लगी हुई थी। मैं और कम्मो कभी नवजात बालक को देखने आ जा रहे थे तो कभी सबको सांत्वना दे रहे थे, परंतु हमारे खुद के आंसुओं पर भी हमारा बस कहाँ चल रहा था। हमारे ऊपर जो वज्रपात हुआ था उसके बारे में विश्वास कर पाना ही असंभव था। जीजू की तो दुनिया ही उजड़ गई। समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी तक जो लम्हा खुशी के पर्याय से जुड़ा था वो अचानक ही मातम पुरस्ती के कुठाराघात में कैसे तब्दील हो गया। पर शायद यही जीवन की क्रूर नियति थी, जिसे हम सबको स्वीकारने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। कैसे एक तरफ नन्हे नवजात को अस्पताल मशीनों में छोड़कर दूसरी तरफ उसकी माँ के मृत शरीर को लेकर घर पहुंचाया गया और आंसुओं को जीते और पीते हुए दीदी का क्रियाकर्म का बंदोबस्त किया गया। अपने दिल पर पत्थर रखते हुए जीजू खुद दीदी को मुखाग्नि अपने हाथों देने को राम जाने कैसे राजी हुए, किंतु आंटी जी व दादी जी ने जीजू को दीदी को मुखाग्नि नहीं देने दी। वैसे भी जीजू कहाँ अपने होश में थे, उन्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कौन क्या बोल रहा है। जीजू के परिवार के इस निर्णय से हमारा पूरा परिवार भी सकते में आ गया। मम्मी पापा आशंकित हो उठे कि इनका विचार ये निर्णय जीजू के जीवन पुनः गृहस्थी रचाने बसाने को ध्यान में रखकर लिया गया है। मम्मी पापा पहले ही अपनी संतान को खोकर बावले व अधीरज हो चुके थे, जाने किस तरह से अपने को संभाले हुए थे। ऊपर से इस निर्णय ने उनके सब्र की पराकाष्ठा को हिलाकर रख दिया। अनचाहे मन से ही उन्हें कपूर खानदान जीजू के परिवार का निर्णय मानना पड़ा। उनके इस निर्णय पर माँ पापा का विचार था कि मुखाग्नि हमारे भैया ही दें। उधर जीजू की छोटी बहन के मुंह बोले भाई दीपक को मुखाग्नि देने के लिए राजी किया गया था। फिर दोनों ने साथ मिलकर भरे दिल व बहती आंखों से इस कार्य को अंजाम दिया। मुझे व कम्मो को लग रहा था कि इस नन्हे को भी लेकर जाना चाहिए था उसकी माँ के अंतिम दर्शन पर यह संभव न था। मुन्ने को अस्पताल नर्सों के सुपुर्द कर मैं और कम्मो तो घर गए थे। दीदी को पूरे साज श्रृंगार के साथ तैयार करके ले जा रहे थे। जहाँ एक और सब आकुलता में बहे रोए जा रहे थे, वहीं मुझे हृदय में तीव्र पीड़ा होते हुए भी मेरे अश्रु तो जैसे ढीठ हो गए थे। रोना तो चाह रही थी पर रो नहीं पा रही थी। मुन्ने का पीलिया अब ठीक हो गया था, उसे हम घर ले आए थे। दीदी की पगड़ी रस्म फिर 13वीं भी संपन्न हो गई। उधर हमारा घर भी इतने दिनों से बंद था। मम्मी पापा और भैया खुद रोते सुबकते हुए भी सबको ढांढस बंधवाने का प्रयत्न करते हुए आखिर घर को लौट ही पड़े। मैं और कम्मो छोटे मुन्ने की देखरेख के लिए वहीं रुक गए। अब छोटा मुन्ना हमसे थोड़ा थोड़ा संभलने सा लगा, पर उसका रोना लगा ही रहता। जीजू मुन्ने की देखरेख तो करते, पर बाकी वो किसी से किसी तरह का कोई वार्तालाप जारी नहीं रखते। 1 महीना होने को आया तो माँ ने आंटी जी से कहा मुन्ने को उसकी ननिहाल में छोड़ दिया जाए, तो वहाँ हम सब उसका रख रखाव मिलजुल कर देख लेंगे। जीजू और घर के सभी लोग रोते ही रहते। वे मुन्ने को अपने से दूर नहीं होने देना चाह रहे थे।
आंटी जी पर वैसे ही अब घर की देखरेख का भी पूरा जिम्मा आ पड़ा था। यूं भी सबका मन खराब ही रहता था। ना चाहते हुए भी मुन्ने को कुछ दिन के लिए भेज दिया गया उसकी ननिहाल। अब आए दिन जीजू व उनके परिवार का कोई न कोई सदस्य हमारे घर पर रहता ही रहता। जीजू भी अधिकतर हमारे यहाँ ही रहते। इस बात का उनके कारोबार पर भी काफी असर पड़ रहा था। हम मुन्ने को खूब प्यार से रखते तो थे, पर माँ की कमी पूरा करना फिर भी आसान न था। मुन्ना अब मेरे गीतू साथ काफी घुल मिल गया था। काफी दिन हो जाने पर आंटी अंकल भी आते रहते थे मुन्ने को देखने। इस बार वे 2 दिन हमारे यहाँ रुके। मुन्ने से खूब लाड़ प्यार लड़ाया। जाने से पहले उन्होंने माँ पापा से कुछ जरूरी व गुप्त बैठक की और फिर वे चले गए। मैं अपनी 12वीं कक्षा की प्री बोर्ड की परीक्षा में बिजी हो गई। कुछ दिन से मुझे मम्मी पापा काफी हलचल व परेशान से दिखते, पर पूछने पर टाल जाते। कहते बस चिंता रहती है। मेरी वार्षिक परीक्षा सर पर ही थी। एक दिन मैं अपने बने नोट्स से पढ़ रही थी और मुन्ना मम्मी के रूम में उनके पास सो रहा था, तो अचानक से धीमी धीमी आवाज आने लगी। मैंने ध्यान लगाकर सुना तो आवाज मम्मी पापा के कमरे से ही आ रही थी। मैं जानने की इच्छुक कौतूहलपूर्ण उधर कमरे की तरफ चल दी। मुझे लगा शायद मुन्ना परेशान ना कर रहा हो। देखा हूँ कमरे के बाहर आते ही मुझे सुनाई पड़ा, पापा जी बोल रहे थे, तो आशा तुम ही बताओ अब हम क्या जवाब दें। उनका सोचना भी कुछ गलत तो नहीं, पर हमारी गीतू इस बात के लिए कभी राजी नहीं होने वाली। पर मुझे तो उन लोगों की बात बाजी भी लग रही है। आशा जी, हाँ मैं समझ सकती हूँ। अगर हमने अपनी बच्ची खोई है तो उन्होंने भी तो अपनी बहू खोई है। छोटा सा बच्चा है और साधना ब्रिज की शादी को भी अभी समय ही कितना हुआ था। घर परिवार बच्चा व ब्रिज को संभालने के लिए किसी की आवश्यकता तो है ही। उन्होंने जो सोचकर बोला है वो बात सही भी है, पर गीतू अभी छोटी है और वो अभी 18 वर्ष की भी पूरी नहीं है। अगर इस बारे में गीतू से बात करेंगे तो वो हल्ला भी कर देगी। ब्रिज की अभी उम्र ही क्या है। वो भले साधना से बेहद प्रेम करता भी था, आज नहीं तो कल वो लोग उसका दूसरा ब्याह कराएंगे ही। किसी और घर की बच्ची अपनी बेटी की जगह ले ले, उससे तो अच्छा यही है कि हमारी बेटी ही अपनी बहन की जगह ले ले। पर गीतू से बात कौन करे, वो तो राजी होने से रही। जो मैंने सुना, मुझे काटो तो खून नहीं, मेरा आधे से ज्यादा खून तो क्रोध में तब्दील हो गया था। अच्छा, तो अब मेरी बलि चढ़ाने की तैयारी की जा रही है। मेरा हाथ दरवाजे को धक्का दे रहा था तो एकदम से मैंने अपना हाथ पीछे खींच लिया और पीछे सरकते हुए एकदम अपने कमरे की तरफ भाग गई। सारे कॉपी किताब मेज पर पीछे की तरफ धकेल दिए और आंखों से मोटी मोटी धारें बहने लगीं। मेरा मन कर रहा था मैं जोर जोर से चीखूं चिल्लाऊं। रात के उस सन्नाटे में मैं अपने आंसू खुद ही पोंछती हुई वहीं कुर्सी पर ही बैठे बैठे ही सो गई। सुबह के 8 बज चुके थे। कम्मों के पेपर तो हो चुके थे। वो अब फ्री थी। हर वक्त मुन्ने के ही करीब रहती। माँ ने आकर मुझे जगाया। गीतू उठ अभी तक सो रही है और यहीं कुर्सी पर ही सो गई। ये सारी किताबें इतनी अस्त व्यस्त कैसे हो गई हैं? मेरी सूजी आंखें देखकर मम्मी घबराती हुई, तबीयत तो ठीक है ना तेरी गीतू? 9:30 बजे तुझे निकलना भी है। आज प्रैक्टिकल है ना तेरा फाइनल? मैं थोड़ा संभलती हुई, हाँ मम्मी, बस वो पढ़ते हुए सो गई। मैं अभी तैयार होती हूँ। मैं तैयार होकर अपनी स्कूटी लेकर घर से निकल पड़ी। थोड़ी दूर स्कूल वाले रास्ते पर तिराहा आने पर मैं स्कूल वाले मोड़ पर मुड़ने के बजाय सीधे ही आगे बढ़ गई। फिर तुरंत वहां से लौटकर अपने सही रास्ते पर चलते हुए स्कूल पहुंची। पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस मम्मी पापा का रात वाला वार्तालाप दिमाग में गूंज रहा था। अगर हमारी बेटी का स्थान उसकी बहन ही ले ले तो क्या बुराई है? बस यही वाक्य मेरे दिल दिमाग में बज रहा था। जैसे तैसे मैंने प्रैक्टिकल पूरा किया और मैडम से अपनी तबीयत खराब होने का बहाना लगाकर घर लौटने लगी। उसी तिराहे पर पहुंचकर मैं फिर से सीधी तरफ ही मुड़ गई। बड़े से गेट के पास पहुंचकर जैसे ही स्कूटी रोकी तो खुद घबरा गई और फटाफट फिर से स्कूटी चालू कर वहां से तेजी से चलाते हुए भाग निकली। घर पहुंची तो माँ और कम्मो दोनों पूछने लगी, कैसा हुआ? मैंने बिना कुछ बोले कमरे में चली गई। काफी थकी होने के कारण मुझे लेटते ही नींद आ गई। शाम को उठने पर भी मैं कमरे में ही पड़ी रही। मेरा दिमाग बहुत भारी था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था।
बस यही वाक्य मेरे मस्तिष्क में घूम रहा था। मैं मुन्ने को देखने भी नहीं गई। माँ आश्चर्यचकित थी कि मैंने मुन्ने के बारे में किसी से कुछ पूछा तक नहीं, जबकि मैं उसे कितना चाहती व पालती थी। ये बात सब अच्छे से जानते थे। रात को भी मैंने अनमने मन से खाना खाया और माँ से कह दिया, मुझे कल भी स्कूल जाना है, मैं जरा थक गई हूँ, तो अभी अपने कमरे में ही आराम करूंगी। मम्मी मेरे व्यवहार पर चकित तो थी, पर कुछ बोली नहीं। लगा शायद मैं अत्यधिक तनाव में हूँ, इसी कारण बुझी बुझी सी प्रतीत हो रही हूँ। मम्मी ने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, इतनी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, तू आराम से सो जा, सुबह तक फ्रेश हो जाएगी। और कल तो तू स्कूल भी नहीं जाना, हम कल सुबह बात करते हैं। अरे जाना है स्कूल कल सुबह, अभी तो बोला आपसे। सुबह तैयार होकर मैं स्कूल का बोलकर घर से निकल ली। फिर उसी जगह तिराहे पर पहुंचकर मैंने अपना टू व्हीलर सीधा ही आगे बढ़ा दिया और वहीं उसी गेट के बाहर गाड़ी खड़ी करके अपना हौसला खुद ही बनाती हुई उस पुलिस स्टेशन के अंदर चली गई। अंदर पहुंचते ही दो छोटे पुलिसकर्मी मुझे देखते ही, ए गुड़िया क्या बात है, यहाँ क्यों आई हो, क्या हो गया, कौनो शरारती लड़कन बड़कन ने छेड़छाड़ डालो क्या, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। वे मुझे पुलिस स्टेशन के अंदर ऑफिस में ले गए। वहां एक पुलिसकर्मी को बड़े साहब बोलते हुए बताने लगे, जय छोरी बोल रही है, मुझे रपट लिखवानी है। उन साहब ने मुझे बैठने को बोला और मुझे सरसरी निगाह से देखते हुए, रिपोर्ट लिखवानी है किसके खिलाफ और क्यों, क्या बात हो गई आपके साथ, क्या नाम है आपका। मैं गीता धवन। पिता का नाम श्री मोहनलाल धवन। क्या काम करते हैं। 10 नंबर पर तेल मिल का व्यवसाय। कहाँ रहती हो। कालीवाड़ी मंदिर के आगे रैन बसेरा सोसाइटी में। क्या कैसी और क्यों रिपोर्ट लिखवानी है। मैं अपने मम्मी पापा के लिए मेरी बलि चढ़ाने की तैयारी हो रही है। मुझे बिना बताए शादी कराने की तैयारी हो रही है। वो साहब एकदम फुर्ती में, क्या क्या उम्र है तुम्हारी। मैं 12वीं कक्षा की छात्रा और अभी नाबालिग हूँ। साहब क्या चाहती हो, कार्यवाही की जाए आपके परिवार के खिलाफ। मैं इतना चाहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा से बात करके इन्हें समझाया जाए। वो जो दो छोटे हवलदार थे, उनमें से एक साहब के कान में कुछ फुसफुसाने लगा। फिर उन साहब ने मुझे आश्वस्त करते हुए कहा, अच्छी बात है आप यहाँ आईं, हम पर इतना विश्वास किया और इतनी जागरूकता का परिचय दिया। हमने रिपोर्ट लिख ली है, हम शाम में आते हैं आपके यहाँ बातचीत करने। और उन्होंने घर व पापा के ऑफिस का नंबर मुझसे लेकर मुझे घर जाने के लिए कह दिया। मैं थोड़ा खुश, थोड़ी डरी हुई, पर बाहर से खुद को मजबूत दिखाती हुई नमस्ते करते हुए लौट ली। मैं घर लौट तो ली, परंतु एक तरफ मेरे अशांत मन में थोड़ी तसल्ली समा रही थी, तो वहीं दूसरी ओर हृदय बहुत ही जोर से कांप भी रहा था। मैंने जो किया है वो उचित तो है ना। अपने ही ख्यालों में उलझी अपना तनाव दूर करने के लिए मैं मुन्ने पर अपना दुलार लुटाने लगी। माँ मुझे कनखियों से देख मुस्कुराने लगी कि देखो खुद ब खुद ही संयमित हो गई। आखिर हमारे जीवन में घटना भी तो ऐसी घटी है कि मन खराब व उदास होने वाली स्थितियां तो अब कभी भी आके घेर ही सकती हैं। और माँ के नैन छलक गए। आज मुन्ना, जिसका नामकरण हम सब ने मतलब मुखिया जीजू के बिना किसी ब्राह्मण पंडित जी से पूछे बिना ही अभय रख दिया था। चूंकि दीदी जीजू ने पहले ही तय कर लिया था। मुन्ने की तबीयत खराब लग रही थी, कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा था। हमने माँ को बोला तो माँ ने देखा तो मुन्ने को तो बहुत तीव्र ज्वर था। माँ, मैं और कम्मो तीनों ही ऑटो रिक्शा से घर से कुछ दूरी पर ही बच्चों के हॉस्पिटल दिखाने ले गए। डॉक्टर ने कुल दवाइयाँ दे दी। घर आते आते दोपहर हो गई। पापा का दोपहर के भोजन पर आने का समय भी हो गया था। पापा आए, खाना खाया और चल दिए। मेरा मन अंदर ही अंदर चल रहा था कि उन साहब ने पापा को फोन किया होगा कि नहीं, वो अब क्या करेंगे, अब क्या होगा। यही सब सोचते सोचते शाम हो गई। दरवाजे की घंटी बजते ही विशाल भैया ने दरवाजा खोला तो देखा पापा के साथ पुलिस अफसर भी थे। पापा ने उन्हें ड्राइंग रूम में ले जाके बैठा दिया। भैया ने जल्दी से जाके मम्मी को बताया। उधर हॉल से पापा की आवाज आई, गीतू बेटा जरा पानी तो ले आओ। मैं पानी के 2 गिलास बिस्किट के साथ ले गई। उन अफसर साहब ने मुझे देखा और मैंने उन्हें। मैं पानी रखकर तुरंत बाहर चली आई। फिर पापा ने बाहर आकर कहा, सब हॉल में आ जाएं। सभी लोग डरे डरे से हॉल में पहुंचे।
हालांकि सबका अपना अलग ही अलग डर था कि आखिर क्या बात हो गई। उन साहब ने मम्मी से पूछा, ये आपकी बिटिया आज सुबह कहीं गई थी? मम्मी हामी भरते हुए, हाँ स्कूल गई थी बेसर। नहीं, आपकी बिटिया हमारे पुलिस स्टेशन आई थी आपकी बा अपने पिता की शिकायत लेकर कि आप उसके नाबालिग होने के बावजूद इसका जबरदस्ती ब्याह कराने जा रहे हैं। माँ सकते में क्या पापा जी? हाँ, हमारी बिटिया अब इतनी बड़ी हो गई कि हमें बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे हमारी शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गई। मम्मी मुझे देखते हुए निगाहों से पूछती हुई, क्या क्यों? मैंने मम्मी को देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया। अब सब मेरी तरफ प्रश्नवाचक मुद्रा में, आखिर क्यों? मैं आप दोनों की बातें सुन ली। आप और जीजू व उनका परिवार जबरन मेरी शादी जीजू से करवाना चाहते हैं। सब प्लानिंग चल रही है। बहुत बुरा हुआ दीदी हमें छोड़कर चली गई, पर इसके लिए मेरा जीवन दांव पर लगाने की इजाजत किसने दी? आप सबको। अब मैं प्रश्न दागती हुई, अब्बे ऑफिसर साहब हम सबसे पूछते हुए कि आखिर मामला क्या है? तो पापा ने उन्हें हम सबको पूरा वृत्तांत बताते हुए समझाते हुए बताया कि अब दीदी के ससुराल वालों की ये इच्छा व राय है कि जीजू की शादी किसी और घर की संतान से कराने से अच्छा हमारे ही घर की बिटिया यानी गीतू से कराई जाए। परंतु हमने अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया, न ही कुछ तय किया है। हम खुद ही उलझन में हैं कि क्या किया जाना चाहिए। गीतू अभी भले 18 वर्ष की पूरी नहीं हुई, पर अगले 3 महीने बाद 18 की हो जाएगी। हम तो गीतू से बात करने के बारे में सोच ही रहे थे कि कैसे करें। वैसे भी गीतू उग्र स्वभाव की तीखे मिजाज वाली बिटिया है मेरी, पर ये यूं इस तरह नासमझ बन बिना हमसे कोई बात किए ऐसा कदम उठा लेगी, ये मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। पर कर दिया मेरी लाडो ने ये भी कि आज मेरे घर पुलिस महकमे के अफसर पधारे हैं। पर फिर भी बेहद शुक्रिया आपका सर कि आपने संजीदगी का परिचय देते हुए कोई भी कानूनी कार्यवाही से पहले मामले की नजाकत जानने का कदम उठाया। अफसर सर ये आपके घर का आपसी मामला तो जरूर है, और आपके घर की स्थिति जानकर मैं इस फैसले का विरोध तो नहीं करूंगा, पर एक बात, ये लड़की काफी जागरूक व होशियार है, वरना समाज में लड़कियों की स्थितियां आज भी कुछ बहुत अच्छी नहीं हैं। जबरन छोटी उम्र में ही उनको झोंक दिया जाता है। ये तो रामदीन हवलदार ने मुझे आपके बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सर लड़की सरफिरी लगती है, एक बार आप पहले थोड़ी पुख्ता जानकारी अवश्य कर लें। आप सभ्य समाज के उच्चस्थ लोगों से ताल्लुक रखते हैं। देखिए जो भी निर्णय लीजिए आपसी रजामंदी व बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए लीजिए। अच्छा अब हम चलते हैं। उनके जाने के बाद घर में नीरवता का माहौल बन गया। पापा गहरी चिंतन मुद्रा में बैठे रहे। मम्मी रोए चली जा रही थी। भैया और कम्मो अभय मुन्ने को संभाल रहे थे। मैं ही इंतजार करती रही कब ये दोनों मेरे ऊपर खूब चिल्लाएंगे, पर ऐसा कुछ न हुआ। कुछ देर बाद जब माहौल थोड़ा नॉर्मल हुआ, पापा मम्मी दोनों ने मुझे प्यार से सर पर हाथ फिराते हुए पूछा, क्या हम तेरे अपने बच्चों के दुश्मन हैं? क्या हम तुम्हारा बुरा चाहेंगे? क्या हम इतने बेगैरत हैं कि तुमने हमसे एक बार बात करना भी उचित न समझा? हाँ ये सच है, ब्रिज के मम्मी पापा ने हमारे सामने ये प्रस्ताव रखा है कि तुम ही बिटिया साधना का स्थान लो उस घर में, तो उसके पीछे भी कुछ गहरा कारण है। परसों तो ब्रिज आएगा ही यहाँ, उसके मम्मी पापा को भी बुला लेते हैं, फिर साथ बैठकर भी सारी बातें तुम बच्चों के सामने ही रखते हैं, जीवन की सच्चाइयों से अवगत कराते हैं तुम लोगों को। क्यों इस तरह के फैसले लिए जाते हैं, जीवन और समाज में सब तुम्हें समझाते हैं। फिर तुम्हारी जो राय इच्छा होगी उसी के अनुरूप जो भी फैसला लिया जाएगा वो हर पहलू को ध्यान में रखकर सबके हित में ही लिया जाएगा। तुम्हारे स्वयं के फैसले को सर्वोच्च मानकर बच्चे चाहे माता पिता का दिल कितना भी दुखा लें, पर माता पिता उन्हें फिर भी प्रेम बत्ती पुचकारते हैं। शायद तभी वे माता पिता भी होते हैं। वे दोनों परेशान तो थे, पर फिर भी वे मेरी भी मना स्थिति को भली भांति समझ रहे थे। परंतु मेरे मन व दिमाग में बहुत विस्फोट सा उठ रहा था। अंदर ही अंदर बेचैनी व घबराहट घुमड़ रही थी। माँ मेरे पास आकर कहने लगी, बेटी तेरी स्थिति मैं समझ सकती हूँ। मैं माँ, मेरी पढ़ाई, मेरे सपने। माँ बस इतना कहकर इतना विश्वास रख, जो भी होगा परमेश्वर की कृपा ही होगी। और वो मुन्ने को लेकर चली गईं। शनिवार की शाम जीजू व अंकल आंटी एक बार फिर आ गए थे।
आज खाना मैंने ही बनाया था। मिलना मिलाना करके सबने खाना साथ में खाया। आंटी जी कहने लगी, मुन्ने की पैकिंग कर दीजिए, कल हम मुन्ने को अपने साथ ले जाएंगे। ब्रिज भी रोज रोज आकर थक गया है। 2 दिन यहाँ अपने बच्चे के पास खुशी से बिता आता है, फिर पूरा हफ्ता उजला उजला ही रहता है। अब मुन्ना पहले से बड़ा भी हो गया है। मैंने एक आया छोटी लड़की बुला ली है। अब वो मुन्ने को संभालेगी पूरा दिन, और मुन्ना कितने दिन भी यहाँ रह ले, आखिर तो उसे अपने घर आना ही पड़ेगा। वैसे आपने हमारे प्रस्ताव के बारे में क्या सोचा? आंटी जी ने मुझे अपने पास बुलाया और फिर पूछने लगी, क्या तुम मुन्ने की माँ, ब्रिज की पत्नी बनना और हमारे घर की बहू बनना स्वीकार करोगी? मैंने बोलना शुरू किया, आंटी, मेरी दीदी आपकी बहू थी, मुन्ने को उसकी माँ का साथ नसीब न हो सका। मैं अपनी दीदी की बहन हूँ, तो सिर्फ इसलिए मुझे उसका स्थान ले लेना चाहिए? मेरी ये छोटी सी उम्र आपको नहीं दिखती? मैं अभी पढ़ रही हूँ, मेरा जीवन सुनहरा भविष्य सामने पड़ा है। मेरे कुछ सपने, कुछ ख्वाहिशें हैं। मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ। मेरी उड़ानों का कोई अर्थ नहीं। आप सब ये चाहते हो कि मैं आपकी बातें स्वीकार लूं? क्यों? अभी दीदी को गए केवल 6 महीने ही हुए हैं और जीजू दूसरी शादी करना चाहते हैं। क्या बस इतना ही प्यार था दीदी से कि उनके जाते ही दूसरी स्त्री की आवश्यकता पड़ गई जीजू को? आंटी, देखो बेटा, माना आप अभी छोटे हो, पर इतनी भी छोटी नहीं। साधना के साथ ब्रिज के जीवन का सपना पहले पड़ाव पर ही टूट गया। ब्रिज का बसाया घर टूट गया। हमारे तो और कोई लड़का भी नहीं है, ब्रिज ही हमारा जीवन है। और फिर इस नन्हे से बच्चे को एक माँ मिल जाए तो क्या इस बच्चे के लिए सही नहीं होगा? न जाने कितने रिश्ते आ रहे हैं ब्रिज के लिए, पर क्या कोई बाहर वाली लड़की इस बच्चे को उतना प्यार दे पाएगी? और फिर जब उसके अपने बच्चे हो जाएंगे, तब वो इस बच्चे को वो प्यार दे पाएगी? ब्रिज के पैसे के पीछे तो लोग अपनी बेटी देने को तैयार हैं, पर उनका मुख्य उद्देश्य व नजर पैसा ही है। आज या कुछ समय तक ब्रिज शादी भी ना करे तो क्या गारंटी कल वो बाहर किसी और के साथ अपनी पूर्ति नहीं ही करे? तुम अगर ब्रिज की संगिनी बनती हो तो ये बच्चा भी पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। तुम्हारी सगी बहन का बच्चा है, आगे चलकर तुम दोनों के भी बच्चे होंगे भी। वे एक दूसरे के भाई बहन ही होंगे। आज नहीं कल तो तुम भी शादी तो करोगी ही करोगी। ईश्वर ने संसार में मानव जीवन को कुछ बनाया ही ऐसे है कि एक दूजे के साथ प्यार की आवश्यकता मानव को होती ही होती है। विवाह संस्कार ही मानव रूपी समाज को आगे बढ़ाता है और रिश्ते नाते ही मानव की असल पूंजी होते हैं। कोई भी स्त्री या पुरुष कुछ भी बनना चाहते हैं तो आखिर किसके लिए? रही बात तुम्हारी पढ़ाई की, तो वो तुम आगे हमारे यहाँ भी जारी रख सकती हो। आजकल की संतान जाने क्यों अपने को साबित करने को पढ़ लिख कर जॉब करके ही सफल मानने लगी है। ब्रिज ने इतनी पढ़ाई की है, वो चाहता तो उसे भी अच्छी से अच्छी नौकरी मिल जाती, पर ब्रिज ने अपने पिता का बना बनाया व्यवसाय ही चुना और उसे ही बुलंदियों पर पहुंचाने की ठानी, और वो कर भी रहा है। आप बच्चे शायद ये नहीं समझते कि एक व्यवसायी कितनी मेहनत से अपना एम्पायर या इंडस्ट्रीज खड़ी करता है, और फिर उसके ही बच्चे उसे सहयोग करने के बजाय नौकरी की ही चाह रखें तो उस व्यक्ति उन माता पिता को कितना कष्ट होता होगा। बच्चे अपने माता पिता को छोड़कर दूसरे शहरों विदेश तक चले जाते हैं, वहीं अपना घर संसार बसा लेते हैं अपने ही माता पिता का बसाया संसार छोड़कर। क्या ये उचित है? हमारे बेटे ने अपने करियर की उड़ान के समय अपना खानदानी व्यवसाय चुना। ये उसकी दूरदृष्टि बस सूझबूझ का परिचायक है। इस व्यवसाय में ब्रिज अभी 80% का दावेदार है। 20% आपके अंकल व मेरा है, वो भी सिर्फ हमारे जीते जी तक। हम भी इस संसार से विदा लेंगे, वो भी 20% भी अपने बच्चे को ही दे जाएंगे। ब्रिज के 80% में भी साधना बिटिया 40% आधे की हकदार है। वो सब किसी और में बटे, अगर आप उसके हकदार बने तो क्या बुराई? वैसे भी साधना ब्रिज का बायां हाथ थी, बस अब उस हाथ का रखवाला तुम्हें बनना है। आप रिश्तों की अंदरूनी कलह से अभी तक परिचित नहीं हैं। आपके माता पिता इस बात को भली भांति समझते हैं। वो जानबूझकर तो अपना जीवन खराब करने की मंशा नहीं कर सकते ना। कुछ तो वो सोच समझ रहे होंगे ना, जो वो हमारे निर्णय को अपनाने को सहमत हैं। क्या तुम ब्रिज को अपने लायक नहीं समझ और परख पा रही? ब्रिज तो दूसरा विवाह करना ही नहीं चाहता, पर साधना से वायदा। मैं रोए चली जा रही थी। मैं आंटी के आखिरी शब्द तो सुन ही नहीं पाई। नहीं,
मुझे कुछ नहीं पता, ना ही कुछ समझ में आ रहा है। मैं बस अपनी परीक्षा के बिना किसी टेंशन के बैठना चाहती हूँ। अगले दिन वे लोग मुन्ने को अपने साथ ये कहकर ले गए कि मैं तसल्ली से हर बात पर गौर करके विचार करूँ। वे मेरे निर्णय का इंतजार करेंगे। मम्मी पापा ने भी फिर कोई बात नहीं छेड़ी और मुझे पढ़ने व सोचने का स्पेस दे दिया। कुछ टेंशन में ही मैंने अपनी परीक्षाएं पूर्ण की। मुन्ने के चले जाने से घर और मन बहुत खाली खाली हो गए थे। मम्मी पापा तो रोज ही बात करते थे उन लोगों से। कम्मो और भैया वह बीच में मिलने और देखने गए थे जीजू के यहाँ। बस मैं ही अजीब दौर से गुजर रही थी, जहाँ एक तरफ उन सबकी बातें विचार लायक लग रही थीं, तो दूसरी तरफ मेरी सोच विचारधारा मुझे परेशान किए थी कि आखिर सही क्या है। क्या मुझे सबकी बात मान लेनी चाहिए या खुद की स्वतंत्र विचारों के साथ आगे बढ़ना चाहिए? मेरा द्वंद्व मुझ पर हावी था। पूरे 2 महीने होने को आ रहे थे। मुन्ने से न मैंने बात की थी, न देखा था, और मस्तिष्क भी बार बार इसी उलझन में फंसा था कि जीजू ठीक होंगे भी कि नहीं। क्यों मैं बार बार न चाहते हुए भी उन्हें ही सोचे चली जा रही थी। और मुझे अत्यधिक टेंशन में देखकर माँ ने मेरा माथा चूमा, अपनी गोद में मेरा सर सहलाती हुई बोली, किसी भी इंसान का जीवन निश्चित नहीं होता। हम सोचते क्या हैं और होता क्या है, कुछ भी निश्चित नहीं। पर फिर भी भाग्य विधाता पिता परमेश्वर के पास सब तय है। वो हमारे निर्णय से ही उस तय अंश का हिस्सा हमारे जीवन में उतारता है। जीवन एक सतता प्रक्रिया व जंग है अपने ही प्रति, जिसे हम स्वयं ही तय करते हैं। तू जो भी निर्णय ले, हम तेरे साथ थे, हैं और रहेंगे। माँ की प्यारी प्यारी बातों को सुनते सुनते मैं कब निद्रा में चली गई पता ही न चला। सुबह उठी तो मैंने कम्मो से कहा, चल चलते हैं दिल्ली अपने मुन्ने को देखने। कम्मो तो चहक उठी, माँ भी खुश हो गई। हम तीनों भाई बहन अपनी कार से चल पड़े अपने मुन्ने राजा से मिलने। कितना सारा सामान खिलौने इकट्ठे किए हम लोगों ने। आज हम उन्हें बिना इत्तला खबर किए ही निकल पड़े थे और माँ पापा से भी मना कर दिया था उन्हें कोई भी खबर करने से। गाड़ी में हम भाई बहन मौज मस्ती करते हुए, गाते बजाते और खाते पीते हुए जा रहे थे। गाड़ी ड्राइवर अंकल चला रहे थे। सोसाइटी के बाहर पहुंचते ही हमने जोर का हॉर्न बजाया। फिर घर के बाहर गाड़ी चुपचाप पार्क करवा के चुपके से दरवाजे से अंदर चले आए। संयोगवश दरवाजा खुला ही मिला। हमारे आने की आहट हुई तो आंटी जी एकदम से बाहर निकल आई कि कौन आया है। सुबह हमारे अभय मुन्ने की आया हमारे मुन्ने के साथ खेल रही थी। हमारा मुन्ना अब जमीन पर लेट लेट कर खिसकने लगा था। आंटी हम भाई बहनों को देखते ही चहक उठी। उनके मुख पर इतनी तीव्र मुस्कान उभरी और साथ ही साथ आंसू भी निकल आए। हमें गले लगाते हुए मुझे देखकर बोली, आ गई तुम्हें याद मुनबा की। मैंने जल्दी से मुन्ने को गोद में उठाकर खूब चूमा। मेरी गोद में आकर अभय मुन्ना भी खिलखिलाता हुआ हंसने लगा। जीजू और अंकल ऑफिस जा चुके थे। आंटी ने हमारी खूब अवगत की। हमने खूब मस्ती की और बातें की। जीजू और अंकल को भी आंटी ने हमारे आने की खबर कर दी। जीजू की दीदियों को भी बुला लिया गया। बड़ी दीदी और उनका बिट्टू तो आ गया, पर छोटी दीदी अपने ऑफिस होने के कारण नहीं आई और उनके तो कोई बेबी भी नहीं था। घर में बहुत रौनक हो गई। सब बहुत खुश थे कि मैं आई तो सही। हम सबके आने से जीजू भी काफी खुश नजर आ रहे थे, पर उनके चेहरे पर कोई मुस्कान न थी। इतने समय की गहरी उदासी उपरांत आज घर का माहौल थोड़ा परिवर्तित सा महसूस कर रहे थे सब। जीजू की दादी बोल पड़ी, आज बहुत दिनों बाद ऐसा लग रहा है जैसे साधना घर में आ गई है। नहीं तो उसे याद कर कर के घर की दीवारें भी चुपके चुपके आंसू गिराती हैं और मुझे अपने पास बुलाकर कहने लगी, ऐ छोरी, तुझे क्या परेशानी है? रानी बनाकर रखेंगे तुझे। तुझे जो करना हो करने की पूरी छूट रहेगी। बस इस उजड़े घर को फिर से हरा कर दे। हाँ बोल दे छोरी, इस बूढ़ी दादी की इच्छा पूरी कर दे। ये आश्चर्यजनक था कि आज पहली बार दादी ने मुझे ऐसे प्यार किया था। नहीं तो अभी तक मुझसे जाने क्यों चिढ़ती ही थीं। मैं उन्हें उद्दंड स्वभाव की मुंहफट छोरी ही लगती थी, जो मैं थोड़ी सी थी भी। 2 दिन बाद हम अपने घर वापस लौटने को हुए। सुबह को बहुत सारी हिदायतें, चेतावनी दी कि मुन्ने का ऐसे ध्यान रखना, ये करना, ये नहीं करना, और भी बहुत कुछ। अंत में मिलने पर अंकल आंटी ने तो कुछ ना कहा, परंतु दादी फिर बोल पड़ी, हमें तुझमें साधना ही दिखती है, ब्रिज को भी, पर वो कभी कहेगा नहीं। पर तुझे बनना तो पड़ेगा।
मैं बस उनकी बात सुनी अनसुनी करती उन्हें अभिवादन करके चली आई। लौटते हुए रास्ते में कम्मो और भैया पूछने लगे कि दादी जी मेरे से धीरे धीरे क्या फुसफुसा रही थीं। मैं फूला हुआ और गुस्से से भरा हुआ मुंह बनाते हुए बताने लगी कि फिर वही राग कि तू हमें साधना दीदी किसी लगती है। हाँ बोल दे, इस घर में राज करेगी। कम्मो मुझसे, एक बात कहूंगी तू दी, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको सबकी बात मान लेनी चाहिए। अगर आपकी जगह मैं होती तो कभी इनकार नहीं करती। घर लौटकर हमने मम्मी पापा को वहाँ की पूरी कुशल मंगल की जानकारी दी। 2 दिन का पूरा विवरण कह सुनाया। कुछ दिन में मेरा रिजल्ट भी आ गया और मैंने 65% मार्क्स से स्कोर किया। फिर मैंने बीकॉम में एडमिशन ले लिया। पर हर रोज मेरे अंदर सबकी बातें घूमती रहती। सच कहूँ तो अब मेरा कहीं भी मन नहीं लगता था, यहाँ तक कि अपनी पढ़ाई में भी नहीं। मेरा मन तो दीदी के घर में ही लगा रहता था। बस मैं खुद से ही भाग रही थी। जीजू से फोन पर बात भी करती और उनके मुन्ने और पूरे घर के बारे में पूछती भी रहती। वो भी बस हाँ हूँ में ही जानकारी देते थे, बाकी जानकारी माँ से मिल जाती थी। मुन्ना अब थोड़ा थोड़ा चलने और कुछ कुछ बोलने भी लगा था। वो बड़ा हो गया था, पूरे 1 साल का होने जा रहा था। हाँ, फिर वही दिन आ रहा था जिसे हम यादगार दिन तो मान सकते थे, पर किस रूप में, दुखदाई दिन या मुन्ने के जन्म के रूप में। आंटी जी ने उस दिन घर पर शांति पाठ करवाया था। हम सबको भी जाना था वहाँ। अपने आप से लड़ते लड़ते मैंने तय कर लिया था और माँ को भी बताया कि मैं सबकी खुशी की खातिर इस शादी के लिए अपनी मंजूरी देने को राजी हो चुकी थी। उस दिन समय पर शांति पाठ व हवन का आयोजन सफल हुआ। दीदी को याद करते हुए अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए बड़े भोज का आयोजन किया गया था। मुन्ने को उसके प्रथम जन्म दिवस पर सभी के द्वारा खूब सारे आशीष व तोहफे दिए गए। जीजू बाहर से तो शांत दिख रहे थे, पर उनका अंतस अत्यधिक पीड़ा में मग्न था, जिसे वो कोशिश कर रहे थे कि किसी को पता न चले। पर सभी उस पीड़ा से वाकिफ थे और महसूस भी कर रहे थे, पर कोई किसी से कुछ कह नहीं रहा था। दिन भर के कार्यक्रम के बाद जब रात को सब साथ बैठे हुए थे तो मम्मी पापा ने मेरे निर्णय से सभी को अवगत कराया। मैं दीदी का स्थान भरने के लिए तैयार तो हो गई थी। ये जानकर सभी ने भावुक होते हुए मेरी बलाएं लेते हुए मुझे खूब सारे आशीर्वाद दिए। एक अजीब सा सुकून मुझे जीजू बस सभी के चेहरों पर दिखा था। आंखों ही आंखों में जीजू ने मुझे बेहद धन्यवाद दिया। 15 दिन उपरांत ही साधारण वेशभूषा में दोनों घर के सभी सदस्यों के बीच कोर्ट में हस्ताक्षर करके मेरी शादी मेरे जीजू से हो गई। फिर गुरुद्वारे में जाकर बाबा जी का आशीर्वाद लेकर एक दूसरे को बरमाला पहनाकर मांग भराई की गई और लंगर का प्रसाद वितरित किया गया। और जीजू और मैं एक ऐसी डोर में बंध गए जिसे 7 जन्मों का बंधन कहा जाए कि नहीं, मुझे मालूम नहीं। अगर ये डोर 7 जन्मों की ही होती है तो कोई एक समय असमय किसी एक को अकेला छोड़कर मझधार में छोड़ के क्यों चला जाता है? इन प्रश्नों का उत्तर बहुत ढूंढने पर भी, गूगल करने पर भी मुझे कहीं नहीं मिला। पर अब ये एक सत्य है कि मैं मुन्ने की मासी से माँ बन चुकी हूँ और कपूर खानदान की बहू। जीजू की मैं ऑफिशियल पर सबकी नज़रों में पत्नी बन चुकी हूँ। मैं इस घर के हर सदस्य से भली भांति परिचित थी और मैं शादी करके इस घर में आई हूँ, ऐसी कोई फीलिंग मेरे अंदर नहीं थी। मैं सोफे पर आराम से बैठी थी। मुन्ना मेरे आसपास घूमते हुए मेरे साथ छुपम छुपाई खेल रहा था। कभी वो आगे आता और कभी पीछे, इधर उधर छुप जाता और मुझे खुद को ढूंढने और पकड़ने का इशारा करता। मैं सोफे पर बैठे बैठे ही उसे इधर उधर से देखने और पकड़ने का अनुक्रम करती और वो खुश होकर जोर जोर से हंसने लगता। मुन्ने को इस तरह हंसते हुए देखकर ब्रिज जीजू बहुत खुश लग रहे थे। आज सब लोगों ने कितने समय बाद उन्हें फिर से खुलकर मुस्कुराते हुए देखा। नहीं तो बस उनके सूजे हुए मुंह पर हाँ हूँ के अलावा न कोई जवाब, न कोई एक्सप्रेशन होता था। दादी जी ने, जो अब मेरी दादी सास हो गई थीं, अपने पास अपने कमरे में बुलाया। मेरे सिर पर प्यार भरा हाथ रखकर बोलने लगी, छोरी, अब तू इस घर की बहू बन गई है। इस घर के कुछ नियम और कायदे भी हैं जिन्हें तू जान और समझ ले और आगे से ध्यान देते हुए उनके साथ चलना जल्दी से जल्दी सीख ले। उनकी बात सुनकर ही मुझे ऐसा गुस्सा आया कि मैं मुंह टेढ़ा करते हुए बोल पड़ी, अब नियम कायदे की बात समझा रही हो? पहले तो मनाते हुए बार बार एक ही बात कहती थी कि तुझे जैसे अच्छा लगे तू करना,
कोई मनाही नहीं रहेगी तुझे। तू अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती है यहाँ, और अब शादी होते मुकरने लग गई अपनी बात से। मैं शायद कुछ ज्यादा ही तीव्र बोल पड़ी, जिसे सुनकर मेरे जीजू मम्मी सास एकदम से वहां आ गईं। मुझे प्यार से कहने लगी, अरे बेटा तू चल, मैं तुझे समझा दूंगी। दादी के कहने का तात्पर्य दीदी की दादी सास, मतलब अब मेरी दादी सास से शायद मेरा शुरू से ही 36 वाला आंकड़ा रहा है। जब भी हम सामने होते चिढ़ कर चलती ही रहती। मम्मी पापा कम्मो भैया भी वहाँ ही मौजूद थे जीजू के घर पर। मेरी मम्मी ने मुझे कहा, बिटिया पहले की बात और थी, तुम इस घर के लिए बेटी ही समान थी, अब तुम बहू हो गई हो। ऐसे किसी से भी मुंह जुबानी अच्छी बात नहीं, और वो तो तुम्हारी ददिया सास हैं। अब तुम्हें सबके साथ बहुत नरमी और इज्जत से पेश आना पड़ेगा। और वो क्या गलत बोल रही हैं? हर घर के कुछ नियम होते हैं जिसे सभी को मानना ही होता है, और तुम इस घर में नई हो तो सीखना सिखाना तो अब चलता ही रहेगा। रात को मेरा परिवार, मम्मी पापा और भाई बहन आज होटल में रुकने चले गए। उनके अनुसार आज ही शादी हुई है और आज ये मेरी इस घर में पहली रात है, तो उनका वहाँ रुकना सही नहीं। वो मुझे यहाँ अकेला छोड़कर जा रहे थे। मेरा मन और आंखें दोनों रो रही थीं। आज इस समय मुझे दीदी की बहुत याद आ रही थी। उनके जाने के बाद सब लोग भी अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए जाने लगे। मम्मी सास मुन्ने और सुभी को अपने साथ ले गईं और मुझे जीजू के कमरे में अकेला छोड़ दिया गया। थोड़ी देर बाद जीजू भी आ गए कमरे में। जीजू के कमरे में दीदी की तस्वीर लगी हुई थी। जीजू के आने पर मैंने और जीजू दोनों ने दीदी की तस्वीर के आगे अपना सिर झुकाकर नमन और आशीर्वाद लिया। फिर जीजू वहां का पर्दा लगाकर मुझे कमरे में रखे कौच पर बैठाते हुए मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर बोलने लगे, गीतू मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे अदा करूं? तुमने मेरी साधु की लाज रख ली। मैं और जीजू, ये सच है कि मैंने मुन्ने का सोचकर और दीदी का घर किसी और के हाथ आकर कहीं बिगड़ न बिखर न जाए, ये सोचकर शादी के लिए हाँ कर दी। पर आप दीदी की लाज का बहाना क्यों कर रहे हैं? मुझे तो ये ही समझ नहीं आया कि आपको दूसरी शादी और इतनी जल्दी शादी की क्या पड़ी थी। क्या दीदी के साथ बिताए पल, उनके प्यार और उनकी दी सौगात मुन्ने के साथ से आप अपना जीवन नहीं गुजार सकते थे क्या? क्यों पुरुष स्त्री के चले जाने पर दूसरी शादी कर लेता है, जबकि स्त्री तो उसी के नाम पर अपना जीवन गुजार देती है? इतना बोलकर मैं, चलो खैर जाने दो, आप तो पुरुष हो ना, स्त्री का समर्पण आप पुरुषों के बस में कहाँ। बोलना खत्म करके मैंने जीजू से कहा, अब मुझे ऐसे क्या देख रहे हैं, चलिए सोना भी है, सुबह जल्दी तैयार होकर होटल भी चलना रहेगा। मम्मी लोगों से मिलकर उन्हें छोड़ने भी जाना रहेगा। आंटी जी कह रही थी कि अंकल और वो भी चलेंगे हमारे साथ, और मैं उनका जीजू का हाथ पकड़कर बेड पर ले गई और एक तरफ उन्हें लिटाकर दूसरी तरफ खुद लेट गई और बीच में तकिए लगा दिए। मुझे लगा तो सही कि जीजू कुछ कहना चाहते हैं, पर उन्होंने कुछ कहे बिना ही लाइट ऑफ कर दी। मुझे तो लेटते ही नींद आ गई, पर जीजू काफी देर तक जागते ही रहे थे। वे मन ही मन सोच रहे थे, ओ मेरी नटखट साली साहेबा, मैंने ये शादी इसलिए नहीं की कि तुम में मुझे मेरी साधु दिखती है, बल्कि इसलिए राजी हुआ क्योंकि मेरी साधु के अंतिम वाक्य यही थे, मेरा घर परिवार बिखरने ना देना। गीतू मेरा ही प्रतिरूप है, उसकी बात को कैसे ना पूरा करता। और फिर वो भी सो गए, पर मैं तो इस महत्वपूर्ण सच से अनजान थी। हाँ, तो यही थी पहली हमारी रात एक दूजे के साथ। मेरे लिए ब्रिज जीजू अब भी मेरे लिए जीजू ही थे, और मैं उनके लिए उनकी नटखट गीतू साली। सुबह 7 बजे अलार्म बजने पर हमारी नींद खुली और फिर हम तैयार होकर बाहर आए तो आंटी और अंकल जी भी तैयार थे। मैंने और सुभी ने जल्दी से मुन्ने को भी उठाकर तैयार कर लिया था और हम सब चल दिए होटल पहुंचने के लिए। हमारे पहुंचने पर हमें ऐसे बैठाया व आवभगत की गई जैसे हम मेहमान हैं। मम्मी पापा मेरे और जीजू वाले आपस में बातें करने में मशगूल हो गए और मैं कम्मों से, देख आखिर तेरी बात मान ही ली मैंने, अब तुझे घर पर खूब ध्यान देना पड़ेगा, मम्मी पापा भैया और अपना भी। और सुन, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करना, मुझसे फोन पर बात करते रहना, भैया और तू आपस में झगड़ना मत। तो भैया बोल पड़ा, ओए छोटी नानी इतनी चिंता मत कर, वैसे भी सबसे झगड़ने का काम तो तेरा ही है, हमसे तो बड़ी नानी बनकर झगड़ लेती थी, इधर मत झगड़ने लग जाइयो किसी से,
खासकर अपनी ददिया सास से, जैसे कल झगड़ पड़ी थी। और फिर हम तीनों भाई बहन जोर से हंस पड़े। हम सब ने मिलकर नाश्ता किया। भैया और कम्मो मुन्ने को खिलाने में बिजी हो गए। मम्मी पापा मुझे, जीजू मुन्ने और जीजू के मम्मी पापा को हाथ में कुछ तोहफे और नेक देने लगे, तो जीजू मम्मी पापा मना करने लगे कि ये सब तो बनता ही नहीं, जो भी हुआ है सब हालात और ईश्वर की मर्जी से ही हुआ है, बल्कि हम तो आपके बहुत बहुत आभारी हैं और सदा रहेंगे। पर मम्मी पापा ने बड़ा जोर देकर कहा, ये बात तो सच्ची है, पर आपको ये तो लेना ही होगा, हम कुछ ज्यादा तो नहीं दे रहे, तो समय और हालात का ही तकाजा है। वरना गीतू, हर लड़की के कुछ अरमान तो होते ही हैं अपने ब्याह को लेकर, और गीतू तो इतनी सादगी से, और मम्मी पापा दोनों, इसका तो कुछ दहेज भी नहीं। जीजू और उनके मम्मी पापा तीनों ही मम्मी पापा के हाथ जोड़ते हुए उन्हें चुप कराने लगे। जीजू बोल पड़े, अब आपने गीतू मुझे सौंपी है, उसकी हर छोटी से छोटी खुशी मेरे कर्तव्य के साथ धर्म भी है, इसका आप मुझ पर, हम पर विश्वास कर सकते हैं। मम्मी पापा, बेटा विश्वास नहीं तो हम सबको अब तक जोड़े रखा है और हमेशा हमेशा जोड़े रहेगा। फिर हम सब एक दूजे के गले मिलकर सबसे विदा लेकर निकलने को हुए। माँ मुझे दुलारती हुई फिर से समझाने लगी, मेरी गुड़िया, मुझे मालूम है तू बस बाहर से ही खड़ी तड़ी है, अंदर से तेरा दिल मोम है। कई बार बहुत संयम से काम लेना पड़ता है। ध्यान रखना, अपनी बहन का भी मान रखना। और हमको आशीर्वाद देकर वे अपने रास्ते को हो लिए और हम सब वापस घर को चल दिए। घर पहुंचते दोपहर हो चुकी थी। घर पर जीजू के नंदोईसा और खास रिश्तेदार भी आए हुए थे। दीदी लोग भी तैयार होकर बैठी थीं। आज भी घर पर खाने के लिए कैटरिंग का ही बंदोबस्त था। जीजू मम्मी सास ने मुझे सभी रिश्तेदारों से मिलवाया। सभी ने मुझे कुछ नेग और खूब आशीर्वाद भी दिया। दोपहर का खाना खाकर हम सब ने मिलकर खूब तंबोला और अंताक्षरी खेली। छोटी दीदी के मुंह बोले भाई दीपक बोलने लगे कि क्यों ना कहीं घूमने चलें, पिकनिक मनाने। दोनों दीदी और जीजू के जीजा जी साहब बोल पड़े, दोपहर तो बीतने लगी, इस समय कहाँ पिकनिक जाएंगे, कुछ और सोचो। दीपक, तो फिर कल सुबह का प्रोग्राम बनाते हैं। छोटी दीदी और छोटे जीजा जी, नहीं नहीं बाबा, कल तो बिल्कुल भी नहीं, कहीं भी नहीं। पहले ही ऑफिस से 2 दिन की छुट्टी हो चुकी है, अब तीसरी छुट्टी तो मिलने से रही। बड़ी दीदी भी सही बात है, सोनू के स्कूल की भी 3 छुट्टियां हो गई हैं। अब आज तो घर जाएंगे हम अपने, कल तो स्कूल जरूर भेजना रहेगा। मम्मी सास वहीं बैठी थी, कहने लगी, सबका मन है तो मेरी मानो तो कोई मूवी देखाओ सभी। पापा जी, जीजू, अरे वो श्री पारिवारिक मूवी लगी है, हम साथ साथ हैं, वो ही देखाओ। इन दोनों को ले जाओ, वरना ये तो कहीं जाने से रहे। जीजू, मेरे मम्मी पापा, अगर आप भी चलें तो चल सकते हैं मिलकर। पापा, हम कहाँ जाएंगे, तुम बच्चे लोग जाओ, मम्मी बोली। और दादी भी तो हैं, उन्हें भी तो देखना रहेगा, और मुन्ना कहाँ मूवी देखने देगा किसी को, आप लोग जाओ। मैं बोली, आप सब चलोगे तभी जाएंगे। फिर हम सब दादी को भी लेकर कार में बैठा कर ले गए, उनकी व्हील चेयर कार की डिग्गी में रखकर। इस सुंदर पारिवारिक मूवी का आनंद लेकर लौटते में हम बाहर ही डिनर करते हुए आए। दीदियां, नंदोई जी व बाकी सब वहीं से अपने अपने घर को चल दिए। हम सब भी अपने घर जीजू के घर पहुंचे। जीजू मम्मी ने मुझे फ्रेश होकर थोड़ी देर बाद अपने रूम में आने के लिए बोला। कुछ देर बाद मैं मम्मी के पास गई तो मम्मी कहने लगी, तू मेरी बहू नहीं बेटी है, पहले भी तुम हमारे लिए बिटिया ही थी और अब भी बिटिया ही हो। साधना भी बिटिया ही थी हमारी, ये बात तो तुम भी जानती ही हो अच्छे से। अरे तूने तो इस घर पर, हम सब पर, ब्रिज पर जो स्वयं की कुर्बानी की है, उसका मोल तो हम शायद ही कभी चुका पाएं। पर बस मेरा इतना कहना है कि दादी के पैर तुम रोज सुबह छू लिया करो। मैं तो आज तक करती हूँ। साधना भी रोज सुबह उनके पैर पड़ती थी, पर 2-3 माह बाद खुद दादी ने उसे बोला, बिटिया, रोज रोज पैर छूने की जरूरत नहीं है। जब कभी भी तुम कहीं बाहर जाओ या बाहर से आओ तो जरूर पैर पड़ लिया कर। बस ये शुरुआत के कुछ दिन तुम कर लिया करो, धीरे धीरे मैं उन्हें समझा दूंगी, देखना वो खुद ही तुम्हें मना कर देंगी। कुछ ही दिनों में बेटा भी बड़ी बूढ़ी हैं, उन्हें इस सम्मान से खुशी की अनुभूति होती है। अब जाने कितना समय बाकी है, वो इस संसार में उम्र दराज तो हो ही चुकी हैं। जितना समय है उनका सम्मान करेंगे तो दुआएं ही देंगी हमें। मैं, अरे आंटी, ये आप कैसी बातें कर रही हो, मेरा उनसे कोई बैर नहीं,
और मुझे तो पैर छूकर खुशी ही मिलती है। मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप निश्चिंत रहें। वैसे भी मानव शरीर में पैर तो मूल हैं, वहीं से सारे शरीर को जोड़ने वाली नसों के पॉइंट होते हैं। वैज्ञानिक तौर पर भी जब व्यक्ति विशेष के पैर छुए जाते हैं तो उसकी सकारात्मकता भी हमारे अंदर प्रवेश करती है। परंतु एक खराब बात भी है कि उस व्यक्ति की गलत नकारात्मक प्रवृत्ति भी हम पर कभी अट्रैक्ट कर सकती है। मम्मी जी हंसते हुए, तुम सच में बड़ी नटखट हो, बड़ी बड़ी बातें भी करती हो और हंसा के भी छोड़ती हो। मैं आपकी आज्ञा सिर माथे। फिर मैं मम्मी सास के पैर छूने के लिए झुकने लगी तो मम्मी ने मेरे हाथ रोकते हुए कहा, नहीं बेटा नहीं, और गले लगा लिया। बेटा अच्छा, एक और बात जो बहुत जरूरी है, मैं ब्रिज से भी कहना चाह रही थी पर व्यस्त होने की वजह से कह नहीं पाई। मुन्ना अब चलने और बोलने तो लगा है, अब तो खाने की कोशिश भी करने लगा है, पर मैंने नोट किया है और अब तुम भी इस बात पर थोड़ा विशेष ध्यान देना कि वो अपना सीधा हाथ तो बखूबी इस्तेमाल करता है पर उल्टा हाथ ना के बराबर उठाता और इस्तेमाल करता है। मुन्ना का वैक्सीन डोज कुछ ही दिन में लगवाने का समय आ रहा है, तो जब उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे इस बारे में भी एक बार डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए। मैं जी आंटी जी बिल्कुल, और ये तुम मुझे आंटी जी ना बोलकर अब मम्मा बोलो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। और ब्रिज को भी जीजू जीजू करती रहती हो, अब इस आदत को बदलने की कोशिश करो। चलो अब जाओ, ब्रिज तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। मैं जी हाँ जी मम्मा आंटी। वे हंस पड़ी और मैं अपने कमरे की तरफ चल दी। मैं आदतन मजबूर थी वहां से निकलते ही उफ, मैं हंसती मुस्कुराती हुई बोलती जा रही थी, ये तो अब मुझे भक्तन बना के ही छोड़ेंगे। जैसे ही मैं रूम में पहुंची, कॉच पर विराजमान जीजू ने मेरी तरफ देखा और फिर अपने हाथ थमा हुआ न्यूज़पेपर पढ़ने में लग गए। मैं जीजू ये आप कौन सा पेपर पढ़ रहे हो? जीजू ये बिजनेस पेपर है, मैं पढ़ता हूँ, हर हफ्ते एक बार आता है। मैं ओह बिजनेस टाइकून। जीजू अरे टाइकून बैकून काहे का, बिजनेस ट्रिक होती है, जानकारी होती है, अप टू डेट करने के लिए पढ़ना पड़ता है। मैं अच्छा जीजू पढ़िए आप, हम तो चले सोने। जैसे ही मैं बेड की तरफ बढ़ी तो देखा बेड पहले से ही तैयार था, बीच में तकियों की लाइन तैयार थी। मैं करती हुई अपनी साइड में जाकर चुपचाप लेट गई, पर आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। कुछ ही देर में जीजू भी बेड पर आ गए, मुझे खुली आंख देखकर पूछने लगे, तुम अभी सोई नहीं? मैं नहीं, मैं तो सो गई हूँ, बस आंखें ही खुली हैं। जीजू अच्छा मम्मी से बात हुई? मुझे दीदी जैसी भक्तन बनाने की तैयारी चल रही है। जीजू ओह भक्तन, अच्छी बात है, नटखट भक्तन। मुन्ने के बाएं हाथ के बारे में मम्मी कह रही थी कि डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। पूरी बॉडी के एवज में बायां हाथ मुन्ने का एक्टिव नहीं है मम्मा के हिसाब से। जीजू हाँ मैंने भी नोट किया है, सही बोल रही हैं मम्मी। मैं अगले हफ्ते वैक्सीन डोज है, मम्मा बता रही थी, दिखाते हैं फिर डॉक्टर को। जीजू हाँ। जीजू ने लाइट ऑफ कर दी और हम सो गए। ये हमारी दूसरी रात थी। यूं तो जीजू वीकेंड में हमारे यहाँ आते रहते थे मुन्ने से मिलने और मुझे उनकी दिनचर्या के बारे में काफी जानकारी भी दी, पर वो अलग ही बात थी। हमारा घर था और वीकेंड का दिन होता था, पर अब यहाँ पर उनकी रूटीनी दिनचर्या कुछ अलग ही थी। धीरे धीरे कुछ ही दिन में मुझे सब समझने में देर न लगी। वीकेंड वाले जीजू की आम दिन की दिनचर्या बिल्कुल ही अलग थी। जीजू का अधिकांश समय तो अपने व्यवसाय की देखरेख में ही निकल जाता था और उस व्यस्त थकान भरे दिन के बाद रात को मुन्ने से मिलने के बाद ही उनके मन को तसल्ली मिलती थी। मुन्ना भी अब बड़ा हो गया है तो सारा दिन इधर उधर भागता ही रहता है। एक बंदा चाहिए ही चाहिए उसके आगे पीछे घूमने वाला, और चालाक तो ऐसा हो चला है कि किसको कैसे पटकनी देनी है सब जान गया है। कितना ही खाना खिलाने की कोशिश करो मुंह ही बंद कर लेता है। ज्यादा दांत तो नहीं आए, पर आगे के 2 दांत तो आ ही गए हैं और इतने तेज दांत हैं कि अगर काट ले तो आऊं ही मच जाए। और तो और जाने क्यों सबको काटने का भी शौक हो गया है उसे। जो चीज मिल जाए बस काटना शुरू कर देता है। जब वो जीजू को काटता है तो मेरी तो हंसी ही फूट पड़ती है, पर ये जीजू नाम का प्राणी, इसे कोई रिएक्शन ही नहीं होता। हाय रे, ये मेरे जीजू की संयमशीलता क्या कहने। एक हफ्ते बाद मुन्ने का वैक्सीन डोज आने पर मैं और मम्मा दोनों मुन्ने को डॉक्टर के क्लिनिक पर ले गए। जीजू को ऑफिस में जरूरी काम होने की वजह से उनके पास समय नहीं था तो हम दोनों ही चले गए।
ड्राइवर अंकल के संग। डॉक्टर ने पूरा चेकअप किया तो उन्हें सब ठीक ही लगा, पर हमारे कहने पर जब मुन्ने के बाएं हाथ का पूरा मशीन द्वारा निरीक्षण किया गया तो पाया उसके बाएं हाथ में जान काफी कम थी, या यूं कहें कि जान ना के बराबर थी। डॉक्टर ने बताया चिंता की बात तो है, पर चिंता की कोई बात नहीं, अभी तो मुन्ना बहुत ही छोटा है। कई बार बच्चे के छोटेपन में ऐसी कुछ डिसेबिलिटी आ जाती है, पर प्रॉपर ध्यान देने पर वक्त के साथ सही भी हो जाती है। कुछ ताकत के सिरप डॉक्टर ने मुन्ने को पिलाने के लिए लिख दिए। जीजू आज हमारे साथ आ तो नहीं पाए, पर बार बार फोन से जानकारी ले रहे थे। बार बार मेरी माँ मतलब मुन्ने की नानी का भी फोन आ रहा था। उधर उन लोगों को भी ये बात जानकर काफी हलचल हो गई थी, तो पता करने को कॉल कर रहे थे। माँ वैसे भी दिन में 2 बार तो फोन करती ही थी। जब हमने डॉक्टर की बताई बात सबको बताई तो सबको थोड़ी तसल्ली तो मिली, पर यह बड़ी चिंता का विषय तो था ही। हालांकि मुन्ने की बाकी सारी रिपोर्ट अच्छी ही थी। फिर वैक्सीन डोज लगने के कारण आज पूरा दिन मुन्ने को बुखार रहा, पर दवाई देने पर 1 दिन में ही आराम आ गया था। अब दिन पर दिन गुजरते जा रहे थे और मैं इस घर पर सभी सदस्यों को अच्छे से समझने भी लगी थी। यूं तो मैं जीजू को अब भी हमारी शादी हो जाने के बाद भी जीजू जीजू ही पुकारती थी, पर धीरे धीरे हम एक दूसरे को अच्छे से समझने जरूर लगे थे। पर हम दोनों में एक बात बहुत सुलझी, साफ सुथरी और सुंदर थी कि हम दोनों रात में एक दूसरे को पूरे दिन की खैर खबर जरूर देते थे। जल्दी ही हमारी आपस में अच्छी बॉन्डिंग बनने लगी थी। थोड़े ही समय में हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त बनते जा रहे थे। मैंने इस घर की हर जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी मान लिया था। दादी सास भी अब मुझसे बहुत खुश रहने लगी थीं और कहती रहती थीं कि तू साधना का ही दूसरा रूप है। मुझसे खुश होकर उन्होंने मुझे कॉलेज जाने की इजाजत भी दे दी थी। मैं अपना बीकॉम कंटिन्यू कर रही थी। घर पर सब बहुत सपोर्टिव नेचर के थे, खासकर मम्मा तो बहुत ही मुझे हर बात में आगे करती थीं। हर छोटी बड़ी बात में मेरी सलाह ली जाती थी। घर का अधिकतर काम खुद ही संभालती थीं, पर मुझे भी हर काम जो कमतर भी रहता था मेरा खुद बहुत ही प्यार से सिखाती थीं। जीजू, मैं और मुन्ना जल्दी जल्दी वीकेंड में घर चले जाते थे सबसे मिलने। कभी हम मूवी देखने चले जाते तो कभी यूं ही आउटिंग पर निकल जाते। जीजू मुझे ढेर सारे कपड़े, खूब सारी एसेसरीज और दुनिया भर की चीजें खरीद कर देते थे। हालांकि उनकी और मेरी पसंद सेम तो ना थी, पर आंशिक फर्क ही था। सैटरडे और संडे का दिन पापा जी का रहता था कामकाज देखने का। मेरी मम्मी मुझे देखकर आश्चर्य में पड़ जाती थीं कि इतने कम समय में मुझ में ऐसा अंतर कैसे आ गया है। एकदम तीखे मिजाज वाली लड़की इतनी नम्र और शालीन कैसे हो गई है। सच कहूँ मैं खुद भी आश्चर्य में थी कि मुझ में ऐसा बदलाव कैसे। शायद उस घर में कुछ ऐसा है कि मुन्ना अब स्कूल जाने लगा है और मुझे भी अपनी पढ़ाई का काफी समय मिल जाता है। काफी कोशिशों के बाद भी मुन्ने के बाएं हाथ में वो ताकत नहीं है जो सामान्य तौर पर होनी चाहिए, परंतु पहले से थोड़ा तो क्रियाशील होने लगा है। अब मुन्ने को फिजियोथेरेपी की सिटिंग उसकी वहाँ के लिए दिलवानी पड़ती है और घर पर भी खूब एक्सरसाइज करवाते हैं हम। कुछ दिन पहले दादी को हल्का सा अटैक का असर हुआ था। ये तो तुरंत ही पता चल गया था क्योंकि उनके हार्ट के टेस्ट आए दिन होते ही रहते थे। जल्दी ही पता चलने पर उनकी दवाई व इलाज आसान हो गया, पर उन्होंने अजब रट लगा ली है कि मैं उन्हें मुन्ने का भाई या बहन जल्द से जल्द ला दूं। वो मुझे रोज दुआएं देती रहती हैं कि जल्द ही पोती का मुंह दिखाऊं। अब वो क्या जाने कि जीजू और मैं आज तक जीजू और साली ही हैं एक दूजे के लिए। बच्चा लाने वाली हद से हम अभी तक गुजरे ही नहीं हैं। इस घर में ये चाहत की थी कि मैं इस घर और मुन्ने को संभाल लूं, तो वो मैंने करके भी बताया। घर अब भी मेरी मैं बाकी रह गई, जिसने हमें जीजू व मुझे दोस्ती से आगे कभी बढ़ने ही नहीं दिया। पर एक सच ये भी है कि मेरा प्रश्न जो मैंने जीजू से हमारी पहली रात्रि पर किया था, उसका जवाब आज तक मुझे नहीं मिला था कि मुझ में उन्हें दीदी की छवि ही मिलती है। तभी उन्होंने मुझसे अपनी जरूरत से शादी की। पर इन सब में सोचनीय और विचारणीय बात ये भी थी कि अगर मैं उन्हें साधना दीदी का ही रूप लगती थी तो उन्होंने मुझसे अभी तक पति पत्नी वाला रिश्ता क्यों कायम नहीं किया। ये सच है कि मैंने उन्हें हमेशा अपने से दूर रखा क्योंकि मेरे लिए मेरा अपना वजूद था। मैं सबके लिए तो दीदी का रूप बन ही गई थी,
पर जीजू के लिए मैं दीदी नहीं बनना चाहती थी। जीजू तो मुझे बड़ी आसानी से दीदी मानते हुए दीदी बना सकते थे। फिर भी आज 2 वर्ष तक उन्होंने मुझे दीदी बनाना तो छोड़ो, वैसी नज़र से कभी देखा भी नहीं। क्यों, आखिर क्यों? आज दादी की इस पोती की चाहत ने मुझे इस प्रश्न की गूढ़ता को खोजने और जानने के लिए बाध्य भी कर दिया। आज मैंने अपने और जीजू के बीच की रेखा को मिटाने का पूरा इंतजाम व प्रयास करने का प्रयास किया। जीजू ने मुझे पकड़कर बिठाया, पानी पिलाते हुए मेरी धड़कती धड़कनों को शांत करने के लिए मुझे मेरी ही ओढ़ने वाली चादर से ढककर बहुत प्यार से मेरा हाथ अपने हाथ में और मेरा सिर अपने कंधे पर टिकाकर मुझे कहने लगे, तुमने बहुत कोशिश की मेरी साधना बनने की और इस घर में सबकी और मुन्ने की साधना बन भी गई, पर तुम अभी भी वही नटखट बच्ची गीतू ही हो। मैंने तुमसे शादी तुम्हें साधना मानकर नहीं की, बल्कि अपनी साधना का मान रखने के लिए की। मैं आश्चर्यवत, वो कैसे? जीजू, तुम ये जानते हुए भी अनजान क्यों बन रही हो और अब तक बनती चली आई हो कि साधना के ही ये अंतिम वाक्य थे कि तुम ही इस घर की साधना बनकर हम सबके जीवन की खुशियां वापस ला सकती हो, इस घर को संवार सकती हो। और ये बात साफ शब्दों में बताकर तुम्हारे हाँ कहने राजी होने पर ही ये शादी संपन्न हुई। नहीं जीजू, ये आप क्या बोल रहे हैं? ऐसा तो मुझे कुछ भी संज्ञान नहीं। मुझे तो सिर्फ यही कहा गया कि आप लोगों को मैं साधना लगती और दिखती हूँ, तभी आप मुझे दीदी का स्थान भरने की चाहत रखते हैं। जीजू, हाँ, तुम साधना का ही प्रतिरूप हो, पर पूर्ण नहीं, सिर्फ आंशिक। जिसे तुम निभाते निभाते आंशिक साधना बन ही गई, पर तुम मेरी साधना नहीं बन सकती, क्योंकि तुम अभी भी छोटी गीतू ही हो। तुम मेरा विश्वास नहीं कर पा रही हो तो मम्मी पापा या अपने मम्मी पापा से पूछ सकती हो। हम सबके सामने और उस डॉक्टर के सामने ही साधना ने अपने आखिरी वाक्य बोले थे कि गीतू ही साधना बन सकती है, वही मेरा घर बचा सकती है। तुम्हें उससे शादी करनी ही होगी। मैंने तो बस अपना वायदा पूरा किया है, साधना की ही खुशी के लिए, वरना मेरा प्रेम इतना कच्चा नहीं जो मैं जीवन उसकी यादों के सहारे न गुजार सकता। पर जीवन सिर्फ अपनी चाहत की ही नहीं, जीवन अनमोल है। इसमें अपने से ज्यादा सबके विचारों का सम्मान, अपने चाहने वालों की चाहनाएं पूरी करते हुए उनकी खुशियों को स्थान देना ज्यादा उचित है। मैंने वही किया अपनी साधना के वायदे को पूरा करने के लिए, और तुम्हारी बहन मेरी साधना ने भी सबकी खातिर ही ये वादा मुझसे लिया। वो सच में साधना ही थी। जीजू की हर बात पर यकीन करने के लिए पिछले 2 वर्ष से हमारा नाता काफी था। मैं पिछले 2 वर्ष से जिस प्रश्न को अपने साथ लिए जी रही थी, उसका उत्तर तो पिछले 2 साल, 2 सालों से मेरे साथ ही चल रहा था। बस मैं ही अपनी मैं में उसे देख नहीं पा रही थी, पर आज मुझे उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिल चुका था। मैं खुद उनके पैरों में बैठ गई और उन्होंने मुझे अपने गले लगा लिया, ये कहते हुए कि साधना दीदी का प्यार तो जीजू के हृदय में सदा सदा स्थापित रहेगा ही रहेगा। पर अब सच में अब मुझे चाहने लगे हैं। मैं बाहर से भले गीतू ही हूँ, पर मेरे अंदर एक साधना ही बसती है। और आज की इस रात के बाद हम दोनों, गीतू और ब्रिज, दोनों एक नए सफर की ओर बढ़ चले, दादी की इच्छा और मुन्ने की खुशी लाने के लिए। क्योंकि मैं गीतू धवन कपूर, ब्रिज कपूर, अपने पति जीजू को बहुत चाहती हूँ। इतने समय में हम एक दूसरे के प्यारे दोस्त तो बन गए, परंतु कहीं ना कहीं अपने अहम और वहम की झीनी सी झिल्ली को ना पार कर पाए थे, ना सुलझा पाए थे। एक और मैं गीतू, जहाँ अपने वजूद की मैं को बरकरार रखने की जद्दोजहद से जूझती हुई दीदी के प्रतिरूप में समाने का प्रयत्न जारी रखी थी, वहीं दूसरी ओर जीजू ये साबित करने के अनुचक्र व दुविधा में उलझे रहे कि सिर्फ अपनी आवश्यकता भर की पूर्ति का माध्यम व रिश्ता ना तो मुझे बनाना चाहते थे और न ही खुद बनना चाहते थे। चाहे अनचाहे इस पर्दे के साफ होने व हटाने पर हम दोनों वास्तव में सच्ची अनुभूति के तहत एक दूसरे के संगी साथी बन साथ साथ सफर तय करने की दिशा में चल पड़े। प्रेम समर्पण मांगता है और समर्पण ही रिश्ते की मजबूती प्रदान करता है, और इस बात को हम दोनों ही भली भांति जान समझ व अपना चुके थे। एक रिश्ता जिसकी शुरुआत समझौते से आरंभ तो हुई थी, पर उसमें छुपे प्यार को वक्त ने जरूर सबल दिया। मुन्ने के संग की गई हमारी मेहनत रंग ला रही थी। अब उसका जो हाथ लगभग बेजान सा था, अब धीरे धीरे सुधार आ रहा था। ये शायद दादी की चाहत का ही असर था कि जल्दी ही मुन्ने की बहन और उनकी पड़पौती हमारे घर आ गई।
इस नन्ही गुड़िया के आने से पूरा घर आंगन महक उठा था और घर का हर सदस्य बेहद आनंदित रहता था और पूरा घर हर्षोल्लास से भर गया था। गुड़िया के आने से अभय मुन्ना सबसे प्रसन्न था। गुड़िया की देखभाल करने में वो अपनी अव्वल भागीदारी निभाता। फलस्वरूप उसका खुद का बायां हाथ पूर्ण रूप से एक्टिव हो गया। पड़पोती को खेल खिलाकर एक रोज दादी हम सबको अलविदा कर गईं। पारिवारिक झंझावतों में उलझकर जीवन तो अपनी गति पकड़ता चला गया, पर गीता धवन जरूर कहीं खो गई थी। इसी बीच जैसे तैसे मैंने अपना बीकॉम तो पूरा कर ही लिया। कुछ समय पश्चात जब गुड़िया और मुन्ना दोनों थोड़े बड़े होने लगे और अपना रख रखाव कुछ कुछ संभालने लगे, मेरे अंदर की गीतू फिर से जागृत होने लगी। तो मिस्टर ब्रिज कपूर ने अपनी गीतू को उन्हीं के एम्पायर में ऑफिस ज्वाइन कर सहयोग प्रदान करने का खुला प्रस्ताव व निमंत्रण दिया, जिसे गीता धवन कपूर ने अपनी मम्मा के सहर्ष हाँ कहने पर खुशी से स्वीकार कर लिया। गीतू और ब्रिज की बॉन्डिंग ने कपूर एम्पायर को नई ऊंचाइयां देते हुए इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा दिया। इस तरह अल्लड़ गर्म मिजाज गीतू अपने नए खुशहाल मिजाज की साधना में पूरी तरह डूब गई। सही मायनों में धवन परिवार भी अब अपने बोध से मुक्त हुआ, जिसके मन में रेखा आ गई थी कि उन्होंने अपनी बिटिया को उसकी इच्छा के विरुद्ध छोटी उम्र में बड़ा कर दिया। यही पूर्ण हुई साधना जिसे अपनी गीतू पर बेहद विश्वास था। तो दोस्तों कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।